तो दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम पावेल फिलिपोव है। स्टूडियो में फ्योदोर कॉन्स्टेंटिनोव भी हैं। सभी परिचित लोग। कोई निराश हुआ तो कोई इसके विपरीत खुश हुआ। हमारे पास एक गुप्त मेहमान था। गुप्त मेहमान में निकला। गुप्त मेहमान क्यों था हम अभी बताएंगे। और मैं आज प्रसारण में क्यों हूँ जबकि विकास टीम का कोई और नहीं। फ्योदोर अभी निश्चित रूप से बताएंगे। हम समाचारों के बारे में बात करने से पहले ये देखने के लिए कि परियोजना कैसे आगे बढ़ रही है, आज कंपनी में क्या हो रहा है और कौन से दिलचस्प घटनाएं हैं, चलिए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि आंकड़े हमेशा हमारे परिणामों के बारे में सबसे अच्छा बताते हैं। हम सीधे उन पर जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लाइक करें, इस प्रसारण को रीपोस्ट करें और निश्चित रूप से इस प्रसारण का लिंक अपने दोस्तों को भेजें ताकि यहाँ दर्शकों की संख्या बढ़ती जाए। जितने अधिक दर्शक होंगे उतनी ही अधिक गतिविधि होगी और हम अपने डिरिजबलों के साथ आसमान में तेज़ी से उड़ान भरेंगे, खासकर इस कार्य सप्ताह के बाद। लेकिन मेरे लिए, उदाहरण के लिए, मुझे इस बात में और भी अधिक विश्वास हो गया है कि यह काफ़ी जल्दी होगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सके और हमारे पास परियोजना में जो टीम है दिरिज़ब्लित्स्काया, वह बहुत कुछ तैयार कर चुकी है। तो अब हम इस पर और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तुरंत अपने सवाल लिखें। हम आज सवालों पर भी चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से सभी का उत्तर देंगे। तो फ्योडोर अभी तुरंत कुछ दिलचस्प विषयों को खोलेंगे ताकि हम जान सकें कि आप आज हमारे साथ किस बारे में बात करना चाहेंगे। तो चलिए आंकड़ों के बारे में। हमारे साथ एक महत्वपूर्ण दिलचस्प घटना हुई है जो बहुत ही प्रतीकात्मक है। हम $5 मिलियन के मील के पत्थर को पार कर चुके हैं। निवेश, उन निवेशों के बारे में जो अभी परियोजना में नहीं आए हैं लेकिन अगले कुछ वर्षों में आएंगे, ये वही किस्तें हैं जो लोगों ने निवेश पैकेज के लिए ली हैं। लेकिन इस या उस तरह से $5 मिलियन की प्रतिबद्धताएं जो आज हमारे पास हैं, भले ही समय में फैली हुई हैं, यह एक शानदार संख्या है और हमने इसे 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में हासिल किया है, जो एक बार फिर यह पुष्टि करता है कि लोग डिरिजबलों पर उड़ान भरना चाहते हैं और निश्चित रूप से इस कंपनी का हिस्सा बनकर इससे कमाई करना चाहते हैं। यदि वर्तमान में वास्तविक भुगतान की बात करें तो यह $550,000 है जो वास्तव में निवेश पैकेजों के लिए भुगतान किए गए हैं और बाकी राशि लगभग 4.5 मिलियन डॉलर है जो वर्तमान में हमारे पास किस्तों में है, जो महीनों और यहाँ तक कि वर्षों में विभाजित है, क्योंकि आज हमारे पास कुछ पैकेजों के लिए 50 महीनों तक की किस्तें उपलब्ध हैं। यह इसलिए बनाया गया है ताकि आप परियोजना की शुरुआत में एक बड़ा निवेश पैकेज ले सकें और धीरे धीरे छोटी राशि का भुगतान करके इसे पूरा चुका सकें। हमारे पास निवेशकों की संख्या 1600 हो गई है जो लोग परियोजना से जुड़े हैं और $64,000 पहले ही उन भागीदारों को रेफरल पुरस्कार के रूप में दिए जा चुके हैं जो वर्तमान में परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे भागीदारों की संख्या हमारे पास पहले से ही 2000 है। जो लोग मार्केटिंग योजना को सक्रिय करते हैं, वे एक और वे हैं जिन्होंने हमारे लैंडिंग पृष्ठ पर परियोजना के लिए निर्धारित सक्रियण प्रक्रिया को पूरा किया है, जिन्होंने और नए साझेदार जिन्होंने परियोजना सोवेल मैश में किसी भी तरह से भाग नहीं लिया, डिरिजबलों से जुड़े हैं। उनके भी बहुत सारे हैं। मैं ऐसे लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उनके पहले परिणामों के लिए बधाई देता हूं। वैसे इस बारे में कि परियोजनाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं, कई लोग सोचते हैं कि अब सोबोलमैश परियोजना के निवेशक नए परियोजना में चले जाएंगे। वास्तव में इसके विपरीत हो रहा है। मैं पहले से ही कई मामलों को जानता हूं जब साझेदारों ने विज्ञापन दिया या अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ावा दिया। इस दौरान लोग डिरिजबल परियोजना में शामिल होते थे और फिर जब वे देखते थे कि सुवलमश परियोजना है और यह किस चरण में है, तो वे वहां भी निवेशक बन जाते थे। इसलिए यह एक प्रकार का पारस्परिक कार्य है और दो परियोजनाओं के साथ हम बहुत अधिक दर्शकों को आकर्षित करते हैं जो हमारे पास आती हैं और दोनों परियोजनाओं का समर्थन करती हैं। अगर देशों के बारे में बात करें तो हमारे पास वर्तमान में वियतनाम से लगभग 100 निवेशक हैं, भारत से 130 निवेशक हैं और अगर हम बड़े देशों की बात करें तो लगभग 90% निवेशक कोटे डी आइवर से हैं। वास्तव में अफ्रीकी देशों ने काफ़ी सक्रियता से भाग लिया है, खासकर फ्रैंकोफोन क्षेत्र में जहां वेबर रहते थे।
जो हमारे परियोजनाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। मैं टोगा को देख रहा हूँ, वहाँ 50 निवेशक हैं। यहाँ पर और कौन से अफ्रीकी लोग हैं? यहाँ कैमरून है, कुल मिलाकर 36 लोग। बेनिन से 82 निवेशक हैं और बुर्किना फासो से 47। अफ्रीका को न गिने तो बुल्गारिया से भी 25 लोग हैं। वास्तव में यूरोपीय देशों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। जर्मनी से 31 निवेशक हैं, लातविया से 4-14 लोग और इसी तरह कुल मिलाकर काफ़ी हैं। लेकिन मैंने रूस के बारे में नहीं बताया, हमारे पास रूस से कितने हैं, चलो देखते हैं। रूस से 700 निवेशक हैं। देखिए, हमारे पास लगभग वही अनुपात है, प्लस माइनस, जैसा कि पहले प्रोजेक्ट में था, जहां आधे निवेशक रूस से हैं और दूसरी आधी अन्य देशों से। कुल मिलाकर निवेश पैकेजों के संबंध में लगभग उतना ही लिया गया है, बाकी की जानकारी कम दिलचस्प है। कुल मिलाकर परियोजना सक्रियता से आगे बढ़ रही है। इस पर ध्यान दें कि अभी तक बहुत सारी जानकारी नहीं है, थोड़ी और जानकारी भी उपलब्ध है। हमारे पास बहुत सारी जानकारी है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन शायद अभी यह थोड़ा जल्दी है और इस बारे में फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोव आज भी बताएंगे, यानी जो कुछ पहले से साझा किया जा सकता है। मुझे लगता है ये भी काफ़ी दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से हम पैकेजिंग पर काम करना जारी रखते हैं, अनुबंधों पर काम करना जारी रखते हैं और टीम का गठन करना जारी रखते हैं। ये सब जैसे ही पूरा होगा, हमें ये कहने में मदद करेगा कि हम सभी प्री स्टार्ट चरण को समाप्त कर रहे हैं, पहले चरण में जा रहे हैं और परियोजना के लिए पूर्ण कह सकते हैं वित्त पोषण और प्रचार शुरू कर रहे हैं। जब हम इस शांत मोड में हैं, तब भी परिणाम इसके विपरीत बताते हैं, जैसे कि हम पहले केवल इसी पर ध्यान दे रहे हैं। यूं और क्या और उल्लेख करना चाहेंगे? आप जानते हैं कि अब परियोजना सोवलमाश अपने तार्किक समापन की ओर बढ़ रही है बहुत जल्द, और इसके बारे में डिमिट्री अलेक्जेंड्रोविच द्विनोव और सोवलमैश की टीम ने कई ऐसी जानकारी साझा की है जो कहीं बंद चैट में है। खैर, बंद इसलिए क्योंकि सभी लोग स्काइप चैट तक पहुंच नहीं सकते, कहीं अपने आधिकारिक संसाधनों पर, कि जल्द ही एक जांच आएगी जो कि संबंधित रूप से इमारत को स्वीकार करना चाहिए। प्रक्रिया जीओएस पूरी होगी, जिसके बाद कंपनी सुवलमाश व्यावसायिक चरण में प्रवेश करेगी और हम चाहते हैं कि आपके साथ मानसिक और शारीरिक रूप से इस लाल रिबन को काटें, इस उद्यम का शुभारंभ। इसलिए वैसे मुझे लगता है कि हमने इसे अभी तक कहीं आधिकारिक रूप से नहीं घोषित किया है, तो आज ये एक अंदरूनी जानकारी है। 16 नवंबर को, लगभग 2 महीने बाद, हमारे पास मास्को में एक आधिकारिक सम्मेलन होगा जो सोबोलमाश परियोजना का समापन करेगा और हम सभी मुख्य बिंदुओं और सभी आंकड़ों के साथ परिणामों पर चर्चा करेंगे। जिन सभी मुख्य बिंदुओं और आंकड़ों के साथ, लेकिन हमने ऐसा करने का निर्णय लिया। हमने इस सम्मेलन को नए पीढ़ी के डिरिजाबलों के प्रोजेक्ट पर केंद्रित सम्मेलन के साथ मिलाने का निर्णय लिया, ताकि दो बड़े सम्मेलनों को अलग अलग समय पर न करना पड़े और आपके लिए आना आसान हो। तो इस दिन यह कहा जा सकता है डिरिजाबलों पर एक सम्मेलन भी होगा। ये सब एक ही समय में होगा, ये स्पष्ट है। हम एक परियोजना के बारे में बात करेंगे और दूसरी परियोजना के बारे में भी। स्लोयांका तकनीक पर विकास की कल्पना करें। मुझे उम्मीद है कि हम डिरिजबलों की दुनिया से कुछ चीज़ें भी पेश करेंगे। क्या ऐसा होगा? हम कुछ उड़ाएंगे, हाँ। यहाँ तक कि कुछ उड़ने। तो ये सम्मेलन इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से बात कर सकें और कुछ अंदरूनी जानकारी सुन सकें, जिसे हम समाचारों में प्रकाशित नहीं करते, और ताकि आप उस चीज़ को छू सकें जो हम कर रहे हैं। इसलिए यदि आपको यह दिलचस्प लगता है, 16 नवंबर को हम सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम एक ऐसा बड़ा हॉल बुक करने की योजना बना रहे हैं जिसमें वे लोग समा सकें जिन्हें पहले प्रोजेक्ट और दूसरे प्रोजेक्ट में रुचि है, और साथ ही वे लोग भी जिन्हें हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें रुचि है। वहीं हम यह भी घोषणा करेंगे और बताएंगे कि दोनों परियोजनाएं कैसे विकसित होंगी जब हमारे पहले और दूसरे परियोजना में निवेश के चरण में बदलाव होगा। तो वहाँ वित्त पोषण और परियोजना की दिशा से संबंधित बहुत सारी जानकारी होगी। हम लगभग जानते हैं डिरिजाबलो में हमारा चरण कब बदलेगा। प्री स्टार्ट चरण छोटा होगा। अगर हम उस $1 मिलियन की संख्या से भी देखें जिसे हम प्री स्टार्ट चरण में आकर्षित करने की योजना बना रहे हैं, तो हमारे पास पहले से ही 25% चरण पूरा हो चुका है। अगर हम इसी से देखें
और याद रखें कि वे निवेश पैकेज जो आप आज खरीद रहे हैं, उन्हें पूर्व प्रक्षेपण चरण समाप्त होने के बाद बढ़ाया नहीं जा सकेगा। तो अगर आपके पास पहले से ही एक पैकेज है, अगर आपको वह पसंद है जो हम कर रहे हैं, तो सोचें कि क्या आप थोड़ा और अधिक निवेश करना चाहते हैं या कम से कम उस किस्त को अपने लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, जिसे आज अभी भी अधिकतम बड़े पैकेट पर लिया जा सकता है और जब तक यह अवसर मौजूद है बढ़ाते रहें। तो मुझे लगता है हम सीधे समाचारों पर जा सकते हैं। फ्योदर, हमारे पास एक सप्ताह बीत गया है। हाँ, क्या दिलचस्प हुआ, किससे बात की, कौन-कौन सी बैठकें हुईं? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, चलो बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम अंततः एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति को हमारे परियोजना का तकनीकी निदेशक बनने के लिए मनाने में सफल रहे, शर्तों के साथ, और वास्तव में थोड़ा। वह पहली सम्मेलन में नहीं था, उसे इस बारे में पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जैसे वह हमारे चैट में भी मौजूद था। कुल मिलाकर आज उसे एक गुप्त मेहमान होना था, लेकिन हम उसे गुप्त इसलिए नहीं कहते कि हम उसे छिपा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसे बता सकते थे, हाँ, ये कौन है, ये क्या है। लेकिन यह निश्चित नहीं था कि वह आज आएगा। वह मॉस्को में है, सब ठीक है, बस काम। और अगले शुक्रवार को निश्चित रूप से एक जेंटलमैन समझौता होगा। हाथ मिलाने की प्रक्रिया पहले ही हो चुकी है। मैं अभी नाम, उपनाम और पिता का नाम नहीं बताऊंगा। मैं केवल एक तथ्य बताऊंगा कि इस व्यक्ति ने 21वीं सदी में ग्रह पर सबसे अधिक डिरिजाब्ल बेचे हैं और वह हमारी टीम में है। बहुत शानदार आदमी, हर पहलू से अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली तकनीकी कार्यान्वयन करता। तो चलिए हम एक दूसरे से मिलते हैं। वह आपको पसंद आएगा, हमें बहुत पसंद है, इसलिए उनका बहुत धन्यवाद और माफ़ी मांगे आज वह नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि अगली शुक्रवार को वह ज़रूर आएंगे। इस हफ्ते में हमने जो कुछ किया उसके बारे में हमने प्रगति की। मैंने आपको बताया था हमारे पास डिमिट्री खमेल के साथ एक वेबिनार था। हमने कहा कि हम सितंबर में स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण जारी कर रहे हैं। हमने योजना बनाई थी, हाँ मुझे याद है, गर्मियों के अंत तक। लेकिन सामान्य तौर पर हमारी योजनाएं ऐसी हैं कि हमारे पास बहुत सारा अन्य प्रशासनिक और संगठनात्मक काम है और अंततः हम सभी अनुबंधों की जटिलताओं से मुक्त हो गए हैं। कार्यालय के साथ नॉन स्टॉप मोड का समय बीत चुका है, सब कुछ स्पष्ट है। हमने वहाँ श्रम अनुबंध और अन्य चीज़ें किराए पर ली हैं। ये सब तैयार है और अब हम वास्तव में कार्यान्वयन की ओर बढ़ सकते हैं। और इस परियोजना के कार्यान्वयन में से एक स्पष्ट रूप से तकनीकी रूपों की खोज है, टीजेड, टीटीएच लोड परिवहन प्लेटफार्मों के लिए, जिन्हें डिरिजबलों के नाम से जाना जाता है। जैसा कि फ्रांसीसियों ने उन्हें कहा है, ये वायु उड़ान उपकरण हैं। इन्हें कोई और नाम भी दिया जा सकता है। और एक दिशा ये है स्ट्रेटोस्फियर। और हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम पहले ही तकनीकी टीम के साथ पूरी तरह से संयोजित कर चुके हैं। पहले उपकरण के रूप, उस पर होने वाले सभी उपकरणों के बारे में। हमें यह सब वजन की दक्षता, ऊर्जा के संदर्भ में और सबसे महत्वपूर्ण लक्षित उपयोग के अनुसार करना होगा। ये क्या है, हम वहाँ कौन से उपकरण ले जा रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? और हम इस सब के साथ स्पष्ट हो गए हैं। पहले से ही समय सीमा निर्धारित हो गई है और आज से लेकर सितंबर के अंत तक हम इसे नॉन स्टॉप मोड में शुरू करने की संभावना रखते हैं। वहाँ संचार प्रणालियों और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा, जो लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। योजनाओं में डिजिटल और एनालॉग सिस्टम दोनों शामिल होंगे। हम इस पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी वेबिनार को वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे कि यह सब कैसे काम करता है। ये काम पहले से ही शुरू हो चुका है, इसलिए मैं अभी तक सभी चीज़ों में पूरी तरह से नहीं डूबा हूँ और इस तरह से बिना तैयारी के बात करना मुश्किल है। मैं कुछ अनावश्यक नहीं कहना चाहता, इसलिए हम एक गुणवत्ता वाला वीडियो बनाएंगे,
आप सभी इसे देखेंगे और फिर वेबिनार में इस पर चर्चा करेंगे। यह केवल एक प्रारंभिक प्रयोगात्मक लॉन्च है और इसका एक ही उद्देश्य नहीं है। हमने इन लॉन्चों के लिए एक पूरी रोड मैप बनाई है, जिसका पहला चरण अगले गर्मियों में समाप्त होगा और हमारे पास इस काम का स्पष्ट उद्देश्य और दिशा होगी। सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में अगला लॉन्च योजना बनाई गई है, जो नए साल के करीब नवंबर दिसंबर में होगा और यह पहले से अधिक गंभीर होगा। इस सब के बारे में हम बाद में और अधिक जानकारी देंगे, लेकिन जान लें कि हम इस दिशा में बहुत सक्रियता से आगे बढ़ रहे हैं। उस तकनीकी टीम से बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, जिसे हम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए शामिल कर रहे हैं। अब सभी संरचना में व्यवस्थित हो गए हैं, सभी समझते हैं कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है। तो इस सप्ताह के लिए, हाँ, हमने इस दिशा में ये किया, लेकिन केवल यही नहीं। वैसे मुझे ये बताना चाहिए कि जब हमने कहा कि हम इस परियोजना को शुरू करने जा रहे हैं, तो सभी ने सोचा कि ठीक है, ये एक बहुत ही जटिल कहानी है, इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और शायद डिरिजबल पहली बार कहीं उड़ान भरेगा। हाँ, ये तो वर्षों बाद होगा। और अब हम ये कह रहे हैं कि नए साल से पहले हमारे टीम द्वारा निर्मित उपकरण किसी न किसी तरह हवा में उड़ान भरेंगे। हाँ, यह बहुत हद तक क्षमताओं का प्रदर्शन है, जिसमें ग्राहकों के लिए भी शामिल है। मैं पहले कभी नहीं सोचता कि ऐसे लॉन्च, यहाँ तक कि कुछ परीक्षण तकनीक को परिष्कृत करने के लिए किए जाते हैं, जिसे बाद में मुख्य उपकरण पर लागू किया जा सके। इसलिए यह बेकार का काम नहीं है मार्केटिंग शुरू करना है ताकि सभी को दिखाया जा सके, बल्कि यह किसी विशेष विचार को परिष्कृत करने से भी संबंधित है। स्वाभाविक रूप से सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। एक चीज़ करना और दूसरी चीज़ नहीं करना नहीं हो सकता। सब कुछ एक लक्ष्य होना चाहिए, क्रियाएं प्रभावी होनी चाहिए। स्ट्रेटोस्फियर में जो नए साल तक लॉन्च होगा, वह वास्तव में एक व्यावसायिक उपकरण का प्रोटोटाइप है, जिसमें ग्राहकों के लिए स्पष्ट लक्षित दर्शक हैं। गर्मियों तक ऐसे उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला लॉन्च होगी और कुछ उपकरणों में व्यावसायिक तत्व भी होंगे। यह ग्राहकों के लिए एक प्रदर्शक के रूप में काम करेगा, यह दिखाते हुए कि हम कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। यह इस बात का भी प्रदर्शक है कि टीम ने एक साथ काम किया है और तकनीकी दृष्टिकोण से कोई संरचनात्मक समस्याएं नहीं हैं। काम शुरू हो गया है। ये उन तकनीकों का परीक्षण भी है जो बड़े से बड़े और बड़े रोटोस्फेरिक प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, जिनके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो क्या इन उपकरणों को भी किसी को बेचा जा सकेगा? किसी उद्देश्यों के लिए, अवलोकन के लिए और भी किसी चीज़ के लिए। क्या ऐसी और भी चुनौतियां हैं? एक कार्य है, हाँ, यह कि इस कहानी को पूरी तरह से वाणिज्यिकृत किया जा सकता है। क्या खुद उपकरण बेचना? यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन सेवा प्रदान करना यह बहुत बहुत दिलचस्प है। और सच में, फिर से किसी को उपकरण बेचना ताकि वे इसे चालू करें और इसका प्रबंधन करें। उनके पास ये क्षमता कहाँ से है? लेकिन किसी सेवा को पूरा करना, उसके लिए पैसे प्राप्त करना, इसमें हमारी ही क्षमता भी है। मैं थोड़ा रहस्य खोल सकता हूँ कि ये उपकरण हमारे ग्रह पर क्या होंगे। विभिन्न ऊंचाइयों पर, विभिन्न दिशाओं में और चक्रवातों और बेल्टों के साथ वायु धाराएं होती हैं। और उत्तर में जहां हम हैं, वहां रूस, हमारा महाद्वीप, स्ट्रेटोस्फियर में एक वलयाकार धारा है। हवा सामान्य रूप से एक वृत्त में बहती है। यह स्थिर है और विभिन्न वर्षों में ऊंचाइयों के बारे में बहुत सारी सांख्यिकी उपलब्ध है। वहाँ सब कुछ पूर्वानुमानित है, सब कुछ स्पष्ट और समझने योग्य है। और वह श्रृंखला उपकरण जो हम गर्मियों तक लॉन्च करेंगे, वे इस वृत्ताकार धारा में स्थापित होंगे जो उत्तरी भाग में है, और वे रूस के चारों ओर घूमेंगे।
सामान्यतः एक नेटवर्क में इकट्ठा होंगे जिसके बीच डेटा और संकेतों का आदान प्रदान किया जाएगा। ये नेटवर्क नीचे क्या हो रहा है ये देखेगा और स्वाभाविक रूप से इसे ट्रांसमीटर की तरह भेजेगा। और यह एक प्रकार का संचार सुनिश्चित करना है, जैसे कि निम्न कक्षीय समूह। यह एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है जो हमारे देश की दिशा को दर्शाती है। यह उत्तर समुद्री मार्ग का विकास है और संचार सुनिश्चित करने के लिए यह एक आदर्श समूह है। और मुझे लगता है कि हम गर्मियों में पूरी प्रणाली शुरू करेंगे, जबकि सर्दियों में केवल एक ही उपकरण का परीक्षण करेंगे। यह एक प्रयोगात्मक होगा। यह स्पष्ट है कि इसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों हो सकती हैं। हम सभी इसे खुद देखेंगे और यहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन संभावना है कि सब कुछ शानदार होगा। इस उपकरण पर हम समझेंगे कि ठीक है, ठीक नहीं है, कुछ बदलना है, कुछ जोड़ना है, और फिर हम कई उपकरण बनाएंगे और सामान्यतः हमारे ग्रह को उत्तरी गोलार्ध से घेर लेंगे। तो इसे बाद में विशेष रूप से थोड़ा कैसे उपयोग किया जा सकता है? संचार सेवाओं का प्रतिनिधित्व करना। क्या यह केवल मोबाइल संचार की तरह है या उपग्रहों की तरह? जैसे उपग्रह ही। क्या सिग्नल को सॉस में बुलाया जा सकता है या स्कूटर से? चाहे एसएमएस भेजना हो, चाहे वीडियो को पुनः प्रसारित करना हो, स्टोरलिंक क्या कहा जाता है? तो तुम्हें किसी जानकारी को उसी फ़ोन के ज़रिए प्राप्त करने और उसे इंटरनेट पर भेजने के लिए यहाँ पास में एक मोबाइल संचार टावर है, वहाँ एक और टावर है, वहाँ एक और टावर है। तुम चलते हो और टावरों के बीच में तुम्हारा सिग्नल बिना किसी रुकावट के काम करता है। लेकिन यहाँ उत्तरी समुद्री मार्ग पर ये टावर कहाँ हैं? वे नहीं हैं। इसलिए किसी को इस संकेत का स्रोत होना चाहिए और यह बेल्ट इसे प्रदान कर सकता है। स्पष्ट है, वहाँ डेटा ट्रांसफ़र की गति के बारे में बात हो रही है। कितनी आवश्यकता है, यानी संकेत की गुणवत्ता कैसी होगी, इंटरनेट की गति कैसी होगी। यह सब उस उपकरण पर निर्भर करेगा जो उन पर लटका होगा, उनकी भार वहन क्षमता, उनकी संख्या, आदि आदि आदि। लेकिन स्वसंभवतः यह कि एक संबंध स्थापित हुआ है, यह शानदार है। और अगर वहाँ इंटरनेट पर एचडी गुणवत्ता में सीधे वीडियो प्रसारण की योजना है, तो क्या हम इसे लागू कर सकते हैं? वास्तव में हाँ, यह दिलचस्प है। वास्तव में मुझे याद नहीं है कि जब हम निजी अंतरिक्ष कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अब सभी इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि सभी अपने उपग्रह या कुछ और लॉन्च करने लगे हैं। या तो कानून में बदलाव आया है या फिर कुछ और। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पैसे हैं। अब सभी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम भी अपने उपकरणों की मदद से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके लायक है। हाँ, जैसा कि हमने पहले कहा था, उपग्रहों को रॉकेट पर लॉन्च करना निश्चित रूप से शानदार है, लेकिन ऐसे उपकरणों को लॉन्च करना तेज़ और सस्ता है। अच्छा, तो ये पहले एक मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। ये छोटे प्रोजेक्ट नहीं है, ये थोड़ा और गंभीर काम है। मैं मिनी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो छोटे होते हैं। जब लोग डिरिजाबलों के बारे में सोचते हैं तो वे सोचते हैं कि हमें कुछ विशाल बनाना चाहिए। मुझे पता है कि इस सप्ताह डिरिजाबलों के रूप और निर्माण पर भी चर्चा की गई थी जो बनाए जाएंगे। नहीं जानता, क्या सब कुछ विस्तार से बताना संभव है? क्या स्वीकृत है उसके बारे में बताया जा सकता है? स्वीकृत योजना के अनुसार, देखिए, जब हमने परियोजना शुरू की तो टीम वहाँ मिलती थी, इंजीनियर एकत्र होते थे, बातचीत करते थे, और यह स्पष्ट था। और अब कुछ समय बीत चुका है और पूरी कहानी पहले उपकरण के लिए उसकी तकनीकी विशेषताओं और उसकी क्षमताओं के बारे में एक सहमति पर पहुंच रही है। हाँ, हम प्रस्तुति में कहते हैं कि यह 1-2 टन का यंत्र है, यात्री या बिना पायलट का। प्लस माइनस ये ऐसा ही होगा, लेकिन सबसे पहला यंत्र निश्चित रूप से बिना पायलट का होगा। ये अब सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि लोगों को उपकरण में उठाना, यह योजना बनाई जा रही है। थोड़ा अधिक समय, थोड़ा अधिक खर्च, और जैसे कि तुमने खुद वेबिनार में शुरुआत में कहा था कि सभी ने सोचा कि अरे, कुछ भी जल्दी नहीं उड़ान भरेगा। वास्तव में लोगों के साथ उड़ान भरना जल्दी नहीं होगा, लेकिन हम समझते हैं कि हम बिना लोगों के उड़ान भर सकते हैं, पायलटों के बिना काम कर सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि काम केवल लोगों को परिवहन करने में हो। बिना पायलट के उड़ने वाली प्रणाली 21वीं सदी की है। कृपया, आपके पास वही सामान है जो समान दूरी पर स्वचालित मोड में उड़ता है,
और इस तरह के उपकरण के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वहाँ विशेष रूप से कितना वज़न और किस दूरी तक वह ले जाएगा जब हम तकनीकी रूप को पूरा करेंगे और इस उपकरण के लिए समग्र तकनीकी आवश्यकताओं को निर्धारित करेंगे। खैर, अगर कुछ फिर से दाएं या बाएं हिलता है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बिना पायलट का विमान होगा जो पहले से ही 100% व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार होगा। यानी इसमें सभी संरचनात्मक, तकनीकी और प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स का परीक्षण किया जाएगा जो आगे आने वाले उपकरणों पर विस्तारित होंगे। और हमारे लिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि आज के लगभग 1 साल बाद शायद हम इसे हवा में उठा लेंगे। यह स्वचालित मोड में काम करेगा, हैंगर से बाहर निकलेगा, उड़ान के आदेश का पालन करेगा, कार्य पूरा करेगा, वापस लौटेगा और डॉक करेगा। पूरी स्वचालन, मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं। वहाँ शायद लोडिंग अनलोडिंग प्रक्रिया में कुछ भागीदारी होगी, लेकिन नियंत्रण के दृष्टिकोण से यह पहला उपकरण है। इसके बाद सब कुछ पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि ये बिना पायलट के क्यों है। एक बार फिर डिरिजाब्लों के संदर्भ में सभी को यह स्पष्ट है कि बिना पायलट की प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं और उनका भविष्य है। डिरिजाब्लों में पायलट की वेतन 1 टन माल को 1 किलोमीटर तक ले जाने की लागत पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो बहुत ज़्यादा। ये तीसरी लागत तक है। ये उस स्टाफ की सैलरी है जो इस डिरिजाब्ल का प्रबंधन करता है, और इसे सस्ता बनाते हुए हम प्रति किलोमीटर टन की लागत को और भी कम कर रहे हैं। और यह इस बारे में नहीं है कि हम लोगों से काम छीन रहे हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम एक प्रभावी व्यवसाय बना रहे हैं। और अगर हम नहीं तो कौन? तो हम ही हैं। और इन सभी प्रणालियों के लिए 1 साल में बहुत सारे काम किए गए हैं। यह एक शानदार संख्या है। वास्तव में जब हम परियोजना में शामिल हुए थे तो समय सीमा 3 साल 2.5 साल थी, और अब जब सभी इकट्ठा हुए हैं और समझते हैं 1 2 3 5, वाह, तो यह सब तेज़ी से हो रहा है। वास्तव में मैंने इस सप्ताह कुछ बैठकों में भाग लिया और मुझे यह देखकर खुशी और आश्चर्य हुआ कि कुछ चीज़ें जिन्हें मैं अत्यंत कठिन मानता था, हमारी टीम के लोग कहते हैं, नहीं, यह तो कोई समस्या ही नहीं है। पहले उपकरण को आसमान में उठाना कोई समस्या नहीं है। यह उन बजटों की तुलना में भी बहुत कम है जिनकी मैंने कल्पना की थी, और हमारे पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। पहले उपकरण को उठाना चुटकी भर है। यह 1 साल है। ये इसलिए नहीं है कि उपकरण बहुत महंगा है, बल्कि इसलिए कि विकास के लिए समय चाहिए। वहाँ एक प्रबंधन प्रणाली विकसित करना, और निश्चित रूप से ये खुशी की बात है कि ये लोग पहले से ही यह कर चुके हैं। वे शुरुआत नहीं कर रहे हैं, उनके पास सारे अनुभव हैं। अगर कोई सिर्फ इंजीनियरों की टीम होती जो अनुभवी होते, लेकिन जिन्होंने कभी डिरिजॉबल नहीं बनाए, तो शायद इसमें 5 साल लगते। लेकिन ये लोग पहले ही यह कर चुके हैं। इसे आधुनिक वास्तविकताओं अनुकूलित करना है, और मेरे लिए भी यह जानकारी दिलचस्प थी कि जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, वे पायलट और बिना पायलट दोनों हो सकते हैं। मेरे दिमाग में स्पष्ट रूप से समझ में आया है कि वे सभी अंततः क्यों बिना पायलट के होने के लिए बाध्य हैं। ये वास्तव में प्रति किलोमीटर लागत पर बहुत प्रभाव डालेगा कि प्रतिस्पर्धियों के साथ कितने माल को 1 किलोमीटर में ले जाया जा सकता है। ये बहुत प्रभाव डालेगा। क्या खुशी की बात है। मुझे खुशी है कि जो चीज़ मैंने कठिन समझी, वह अपेक्षाकृत कम पैसे में, अपेक्षाकृत कम समय में और उन शर्तों पर हल हो जाती है यदि एक टीम हो जो इसे कर सके। तो फिर मुझे पता है कि वहाँ चर्चा की गई थी। खैर नहीं पहले, हाँ, वहाँ लगभग तुम्हारे पास कई दिशाएं हैं कि ये डिरिजाब्ल जिसे हम बनाएंगे अंतिम रूप में कैसी दिखेगी, विभिन्न लदान क्षमताओं के साथ। आज हम इसे पहले से ही सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि यह फिर से गिना जा सकता है। कहने की इच्छा है। मुझे आपसे बहुत सारी बातें साझा करने की इच्छा है। ये एक प्रमुख खबर है। हाँ,
लेकिन बाद में यह कहना नहीं चाहता कि ओह वहाँ कुछ बदल गया है, क्योंकि सभी गणनाएं हैं, जिसमें सभी उपकरणों के लिए आर्थिक गणनाएं भी शामिल हैं। यह अब भी संकलित किया जा रहा है। एक प्रारंभिक समझ है, यह सुनिश्चित करने 99% नहीं बल्कि 100% तक समय चाहिए। मैं इसे अभी बताना चाहता हूँ। एक और हफ्ता, हाँ, एक और हफ्ता और हम बताएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह पहला उपकरण, हाँ, यह बिना पायलट का होगा, यह शानदार होगा, यह हमारे सभी मौजूदा क्षमताओं और तकनीकों का पूर्ण प्रदर्शन होगा। यह कि हमारे हाथ सही जगह से निकलते हैं और हमारे दिमाग सही तरीके से काम करते हैं और हम संगठित हो गए हैं और हमने ये सब किया। यहाँ और विचार के अनुसार दूसरा उपकरण पहले का स्केल किया हुआ होना चाहिए जैसा कि लगता है, लेकिन नहीं, दूसरा उपकरण पहले से बहुत अलग होगा। हमने कूदने का फैसला किया। थोड़ा आगे बढ़कर फिर भी उन्होंने अपने विचारों को थोड़ा एकत्र किया, साहस जुटाया कि वह आधुनिक होगा। आधुनिक ये नहीं है कि हम आज नए सामग्रियों से ऐसा ही उपकरण बनाएंगे जो वास्तव में 100 साल पहले उड़ता था। ये रूप के दृष्टिकोण से ये कैसा दिखता है? कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप खुश होंगे। हम खुद खुश हैं कि तकनीकी समाधान बहुत शानदार आ रहे हैं और पता चला कि हमारे पास बहुत अधिक विकास था जितना हमने सोचा था, और सब कुछ इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और पॉपकॉर्न के साथ हम उड़ान भरने वाले हैं। कुछ बातें हैं जो मैं उन अंतर्दृष्टियों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या उन्हें अभी बताना चाहिए या नहीं? मैं केवल यह सावधानी से कहूँगा कि हम प्रमुख संस्थानों से युवा इंजीनियरों को जिन्हें काम में शामिल करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा था, ये एक औद्योगिक संयोजन होगा। बस हम पहले से ही कुछ ठोस समझौतों को विशिष्ट औद्योगिक संयोजनों के साथ प्राप्त कर चुके हैं। अगर पहले यह सब आप मदद करेंगे, हम मदद करेंगे के स्तर पर था, तो अब यह पहले से ही इंटरैक्शन और तकनीकी कार्यों की गहरी तैयारी है। और यह जानकारी है, और अब कई लोगों को इससे गर्व भी होगा कि जैसा कि हमें बताया गया, रूस में किसी कारणवश एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ है। पहले युवा वकील आर्थिक पेशों को चुनते थे, लेकिन अब जैसा कि हमें बताया गया, किसी कारणवश युवा फिर से इंजीनियरिंग पेशों की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा होता है कि इन तीसरे चौथे वर्ष के छात्रों में बहुत से सक्षम लोग हैं जो हाथों से काम करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत सारी प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी उभरी है। तीसरे चौथे वर्ष के छात्रों से है। अर्थशास्त्रियों, वित्तीय विशेषज्ञों, प्रबंधकों आदि की मांग इतनी बड़ी नहीं रह गई है। इंजीनियरिंग में बेतहाशा मांग है और वहाँ वे खुलकर सामने आते हैं और अपनी प्रतिभाएं उभरती हैं और वे सहयोग करते हैं, और कुल मिलाकर हमारे साथ उनका घनिष्ठ संबंध है, तो सब कुछ शानदार है। हाँ, मैंने गर्व महसूस किया। बाकी लोगों ने ऐसा ही महसूस किया। जो लोग कहते हैं कि युवा प्रतिभाएं हैं, रूस के साथ सब कुछ ठीक होगा और हम किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बना सकते हैं, लोग ही सब कुछ तय करते हैं। यहाँ जैसा कि कहा जाता है, एक पीढ़ी है, हाँ, जो यह सब कर सकती है। इस सप्ताह में कुछ और दिलचस्प, शायद यही मुख्य रूप से सब कुछ है। यह सप्ताह एक तरह का मस्तिष्क तूफान था, जैसा कि अब कहा जाता है। हमने बहुत बातचीत की, बहुत सोचा। मैं कई जगहों पर पर्यवेक्षक रहा, इसीलिए मुझे भी आपके साथ साझा करना दिलचस्प लगा। पावेल फिलिपोव आखिरकार मॉस्को आया और इन बैठकों में शामिल हो गया। अब वह और भी अधिक जीवंत हो गया है। हाँ, बहुत। जब मैं जर्मनी में था तब मैं और भी अधिक उत्साहित हुआ, ये मैंने बताया था। हाँ, मैंने डिरिजबल पर सवारी की, यानी मैंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया कि डिरिजबल वास्तव में शुरुआत के लिए कुछ अधिकतम पृथ्वी पर है। और अब यहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या संभावनाएं हैं। ये बहुत अच्छा है। और मैं इस स्ट्रेटोस्फेरिक समूह के बारे में थोड़ा और जोड़ना चाहता था जिसके बारे में मैंने बताया। ये एक दिशा है जिस पर काम चल रहा है। दूसरी दिशा जिसका हमने पहले उल्लेख किया, वहाँ भी काम रुका नहीं है। इसका कारण ये है कि विभिन्न अक्षांशों, ऊंचाइयों, विभिन्न मौसमों आदि में वायु धाराओं के सभी डेटा का एक पूरा संग्रह मौजूद है। एक स्पष्ट पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है और हमारे इंजीनियरों द्वारा एक गणितीय मॉडल बनाया गया है जिस पर हमें गर्व है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण को ऊंचाई
के अनुसार नियंत्रित करने में सक्षम है। सभी उस बिग डेटा को जानकर जो पहले से वायु धाराओं के बारे में था, मशीन लर्निंग के माध्यम से भविष्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण करते हुए हम एक स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण को एक बिंदु के ऊपर बहुत अच्छी तरह से स्थिर कर सकते हैं, और इस दिशा में भी काम चल रहा है। यहाँ उपकरण स्वतंत्र रूप से बह रहे हैं, यह स्पष्ट है। वे ऊंचाइयों के साथ भी खेलते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से वृत्ताकार धारा में हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष बिंदु के ऊपर कार्य करना आवश्यक है। यह हमेशा संभव नहीं है और इसे स्वीकार करना चाहिए, जब तक कि उदाहरण के लिए यह 12 महीने साल में नहीं है। शर्त के रूप में, जब तक हमारी मॉडल प्रणाली यहाँ उपकरण को बनाए रखने में सक्षम है, लेकिन वहाँ 9 महीने का बड़ा हिस्सा। कृपया। वैसे सवालों की ओर बढ़ते हुए और जो लोग लिख रहे हैं, दोस्तों आप सवाल लिखना शुरू कर सकते हैं, हम अभी उनके पास ज़रूर जाएंगे। जैसा कि हमेशा याद दिलाता हूँ, लाइक्स और रीपोस्ट्स ही वह अधिकतम चीज़ें हैं जो परियोजना के विकास में मदद करती हैं। आलसी मत बनिए। लोग सोलर ग्रुप में सिम कार्ड जारी करने का सुझाव दे रहे हैं। हम अपनी समूह को लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे हाँ, मैंने कुछ वेबिनार में कहा था कि हम इस उपग्रह समूह को अपने सोलर ग्रुप ऐप के साथ बहुत मजबूती से एकीकृत करेंगे। हमारे पास सोलर ग्रुप ऐप जानकारी के लिए आगे की दुनिया में प्रवेश का एक बिंदु हो सकता है। इसका मतलब है कि यह एक गंभीर अर्थ प्राप्त कर रहा है और हम शर्तों के अनुसार एसीएम के बारे में पहले से ही थोड़ा सोच रहे हैं। लेकिन क्या निवेशकों के लिए संपर्क मुफ्त होगा? कुछ विशेषाधिकार तो ज़रूरी हैं। हम अपनी हाँ संचार बनाएंगे। सब कुछ होगा सामान्यतः। कल्पना की उड़ान इन तकनीकों से सीमित नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति लिखता है कि जलती हुई आंखें कहाँ हैं? अगर हम सही समझते हैं तो आप इतिहास बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस ये समझने के लिए यही कारण है कि वेबिनार में देरी हुई। हम अभी हाल ही में एक बैठक में थे जिसमें हमने 3 घंटे बिताए। ये भाग्य की बात थी कि यह जगह जहाँ हम अभी हैं से केवल 10 मिनट की दूरी पर थी। हम फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोव के साथ ये कहते हुए आए कि सुबह से कुछ नहीं खाया। हम तुरंत यहाँ आए। यानी कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, इसलिए आंखें जलती हैं कभी-कभी। ऐसे कार्यक्रम में बहुत थकान महसूस होती है। शाम को हाँ, हाँ, वास्तव में यह गर्म आँखों की स्थिति, मैं सहमत हूँ। यह बहुत शानदार है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ है जिसे वास्तव में व्यवस्थित करना होगा। ये सब वहाँ सामान्यतः ठंडे तर्कसंगत गणना है। आँखें कृपया जलती रहें। हाँ, वास्तव में बहुत काम है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? चलो हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल लिखें। मैं अभी नए पीढ़ी के डिरिजॉब्लो चैनल पर सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं सुलो ग्रुप पर सवाल देखूंगा। अब मैं नए पीढ़ी के डिरिजॉबल चैनल पर सवाल पढ़ रहा हूँ, फिर मैं सुलूर ग्रुप पर सवाल देखूंगा। लेकिन फ़ोन से मुझे ये टिप्पणियाँ कैसे देखनी हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने शुरू में प्रसारण खोला और इसे खुला रखा है। यहाँ देखो, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसे बंद कर दूँ तो वे गायब हो जाएंगे। तो क्या मैं अब देख सकता हूँ? क्या इस वीके वीडियो को देखा जा सकता है? जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे उस पर सवाल तुरंत पूछा जा सकता है और धीरे धीरे अन्य वीडियो भी देखे जा सकते हैं। वे आपसे विस्तार से बताने के लिए कह रहे हैं कि आपने जो बताया वह इन छोटे प्रोजेक्ट्स के बारे में है, टेलीफोनी, इंटरनेट के बारे में। क्या ये कठिनाई से पहुंचने वाले स्थान हैं या नहीं? कृपया बताएं, आपने एक पूरी उद्योग को बदलने या बाहर करने का निर्णय कैसे लिया? नहीं, किसी भी स्थिति में प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए, न ही बाहर किया जाना चाहिए। केवल पूरक होना चाहिए, केवल पूरक होना चाहिए। मान लीजिए कि एक धातु संरचना है जो एंटीना को पकड़ने में सक्षम है, और इस एंटीना के माध्यम से विभिन्न प्रदाता जो संचार सेवाएं प्रदान करते हैं उनसे जुड़ते हैं, और उनके अपने ब्रांड हैं, उनका अपना बाज़ार है। यहाँ एंटीना है, कृपया इसका उपयोग करें। एंटीना उड़ता है, तो यहाँ एक ऐसा दृष्टिकोण है। यहाँ ग्राहक संभवतः कोई विशिष्ट उपयोगकर्ता नहीं है, बल्कि ग्राहक वह है जो उपयोगकर्ता को उस स्थान पर उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा जहाँ वह पहले ऐसा नहीं कर सकता था। और अपनी संचार प्रणाली के बारे में, ये थोड़ा अलग है।
इसके बारे में वास्तव में अधिक विस्तार से काम करने की आवश्यकता है। हाल ही में यह संभावना हमारे लिए केवल शर्तों के तहत खुली है। हमने सोचा, वाह, और हम अभी तक पूरी तरह से यह नहीं समझते कि हम क्या बना सकते हैं। मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे इलॉन मस्क ने स्टारलिंक बनाया, वैसे ही हम अपनी एक प्रणाली बना सकते हैं। क्या यह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है या नहीं? हमारे देश में यह किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा है। हमारे देश में स्टारलिंक प्रतिबंधित है और हमारे पास उपग्रह इंटरनेट नहीं है। कृपया एक भी नाम बताएं जो पूरी तरह से अनुपस्थित है। क्या यह ऑप्टिकल फाइबर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है? हाँ, शायद नहीं। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर पर ऐसी गति है, और जब तक ऐसी गति होगी तब तक वहाँ कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, और मोबाइल इंटरनेट के साथ भी स्थिति खराब है। तो क्या कहना है? कब? अब? 1 साल बाद ही। 1 साल बाद हमें किसी वेबिनार पे कॉल करना होगा थोड़ी देर के लिए। हाँ, 6 महीने बाद। उन ग्राफिक्स के अनुसार जो अब बन रहे हैं, हम इस संचार प्रणाली का पूरी तरह से परीक्षण करेंगे, यानी यह निरंतर होगी। नए साल तक हम सामान्यतः समझ जाएंगे। हम इस एक उपकरण को लॉन्च करेंगे और समझेंगे कि वहाँ VIU में क्या काम कर रहा है, और सितंबर में हम इस उपकरण को लॉन्च करेंगे, और इस महीने मोटे तौर पर हम समझ जाएंगे कि क्या हमारे पास अपना होगा, स्वयं का इंटरनेट। हाँ, लेकिन यह सब होगा, यानी यह कोई समस्या नहीं है। समस्या वास्तव में टीम के साथ संगठित होना और आगे के लक्ष्य की ओर क्रमिक तार्किक तरीके से और कार्यों को पूरा करते हुए बढ़ना है। यही समस्या है। तकनीकों के साथ कौन सी समस्या है? ये उपग्रह पहले ही सौरमंडल से बाहर निकल चुके हैं। लोग एक चांद पर थे। हम वास्तव में तकनीकी और संगठनात्मक दृष्टिकोण से थोड़े पीछे चले गए हैं। पहले लोग संगठित हो सकते थे और एक बड़ी समस्या को हल कर सकते थे। अब छोटी छोटी समस्याओं के साथ समस्याएं हैं। हाँ, एलोन मस्क शानदार हैं। वह बड़े पैमाने पर रॉकेट बनाने और लोगों को मंगल पर भेजने की योजना बना रहे हैं। आयोजक अद्भुत हैं। हाँ, कहने के लिए डिरिजबल बनाना कोई समस्या नहीं है, शायद। लेकिन 100 साल पहले बनाया गया। बिल्कुल, एक उदाहरण के रूप में। तो क्या हम तब वो कॉन्टैक्ट पे देख सकते हैं जब तक तुम्हारा चैट गायब नहीं हो गया? डिरिजॉबलिस्टों को स्वागत। मैं डिरिजॉबलिस्टों का स्वागत करता हूँ। हाल ही में गांव में जिला प्रशासन के स्तर पर यह सवाल उठाया गया कि संचार नहीं है, सभी गांवों में नहीं। इस संदर्भ में प्रासंगिक है, टॉवर आगे संचार करने की अनुमति नहीं देते। इसे पढ़ने के लिए कॉपी करना होगा और कहीं और पेस्ट करना होगा। संचार के मामले में हाँ। अरे चलो, अब हम मांगते हैं हमें भेज दें, जो सीधा प्रसारण देख रहे हैं, जिनके पास मेरी व्यक्तिगत चैट है, कृपया पूरा चैट भेजें। जो वी कॉन्टैक्टे पर है, हम उसे वहाँ देखेंगे। हाँ, यहाँ एक सवाल है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये किस पर समाप्त होगा? फ्योडोर को सवाल, क्या हम यूनिट्सकी के स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट के प्रतिस्पर्धी होंगे? तुलना करना कितना उचित है, और हमें तुलना और स्पष्टता के लिए स्लाइड्स के रूप में एक दृश्य प्रस्तुति करनी चाहिए। इसमें क्या अंतर है? अच्छा सवाल। क्या हम यूनिट्सकोमो के प्रतिस्पर्धी होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम पूरी तरह से अलग है। वे एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूनिट्सकी को अपनी सड़कें बनाने के लिए उसे पहले एक सड़क बनानी होगी, ताकि वहाँ एक ठोस मंच स्थापित किया जा सके और एंकर सपोर्ट लगाया जा सके। मुझे पता है कि वह वहाँ हेलीकॉप्टरों के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस तार को खींच सके, और इस कार्य के लिए डिरिजॉबलों से बेहतर कुछ नहीं है। दूसरी बात, वायुगतिकीय भार मुक्त करने की कहानी बहुत दिलचस्प है। डिरिजॉबल एक नियंत्रित शब्द से आता है। यह एक वायुगतिकीय रूप से भार मुक्त यंत्र है, जो हवा में दाएं बाएं, ऊपर नीचे और इसी तरह से मनूवर कर सकता है, लेकिन सभी साप्ताहिक कार्यों को हल करने के लिए यह आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, बिंदु A से बिंदु B तक बहुत छोटे कंधे पर किसी सामान को स्थानांतरित करने के लिए कोयले के परिवहन के साथ कुछ समस्याएं हैं, जहां पुल नहीं बनाया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, और कोयला इस तरह बहुत दूर ले जाया जाता है और इसे बस नदी के दूसरे किनारे पर लाया जाता है। यहाँ एक तार खींचा जा सकता है, इस यूनिट्सकी के वैगन को रखा जा सकता है, ताकि इस विशाल फार्म को न लगाना पड़े। वैगन को एरोस्टैटिकली अनलोड किया जा सके। कृपया विनिट्सकी के साथ सहयोग किया जा सकता है।
उनके पास अद्भुत कंस्ट्रक्टर्स हैं। वास्तव में उनकी संख्या बहुत अधिक है। वे वास्तव में कंस्ट्रक्शन के परिणाम दिखाते हैं। शून्य से एक परिवहन प्रणाली का डिज़ाइन किया गया, इसे बनाया गया। यह काम कर रही है। स्पष्ट है इसके बारे में कुछ सवाल हैं, लेकिन सवालों के लिए कोई कमी नहीं है। तकनीक निश्चित रूप से अपना उपयोग पाएगी। इसे पहले ही ढूंढ लिया गया है। अरब अमीरात में इसका निर्माण हो रहा है, मुझे पता है। सेंट पीटर्सबर्ग से फ़ोन आ रहे हैं, जैसे यहाँ भी हमारे लिए एक लाइन बनाओ। लेकिन डिरिजबल कुछ और है। फिर से यूनिट्स्की का वैगन उस पथ से बंधा हुआ है जहाँ एक तार बिछी हुई है। डिरिजबल बंधा नहीं है। वो ऊपर उठ सकता है और बाईं ओर उड़ सकता है। यह परिवहन उपकरण के लिए स्वतंत्रता का एक और स्तर है। यह सर्वोच्च स्वतंत्रता का स्तर है। अगर उड़ने वाला, पहले डिरिजबल के बाद उड़ने वाली प्लेट और फिर टेलीपोर्ट। मैं टेलीपोर्ट और उड़ने वाली प्लेटफॉर्म के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं हूँ, लेकिन डिरिजबल बनाना संभव है और यह ज़रूरी है। हाँ, ये वही है जैसे पूछना कि क्या मोटरसाइकिल कारों को बदल देगी। ये विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार का परिवहन है। हाँ, शायद कहीं न कहीं बाज़ार इसे खा लेगा, लेकिन आम तौर पर सभी एक दूसरे को थोड़ा पूरा करते हैं। ये स्पष्ट है कि यदि आपको न्यूनतम आराम के साथ लेकिन बहुत तेज़ी से कहीं पहुंचना है, तो विमान डिरिजॉबल की तुलना में अधिक प्रभावी होगा क्योंकि ये बस तेज़ है। और अगर आपको एक सामान पहुंचाना है जहां यह काम सस्ता करना है, तो डिरिजॉबल हेलीकॉप्टर की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। इसलिए हर प्रकार के परिवहन के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। हाँ, वास्तव में मैं एक बार फिर से कहूँगा कि हम अभी तक वास्तव में उन सभी संभावनाओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं जो हमें डिरिजॉबलों द्वारा दी जाएंगी। हमारे पास बहुत ही कठोर सोच है जिसे हमें बदलने की आवश्यकता है, और मैं मानता हूँ कि जो युवा विशेषज्ञ हमारे साथ इस खेल में शामिल हो रहे हैं, उनके पास ताजगी भरे विचार हैं। हम भी युवा हैं और हमारी सोच वयस्क पीढ़ी के प्रति बहुत ही रूढ़िवादी है। हम वास्तव में डिरिजबलों के लिए अनंत संभावनाओं को खोज सकते हैं, यह देखते हुए कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को बिल्कुल भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है और इसे शानदार तरीके से विकसित किया जा सकता है। वहाँ वास्तव में अनंत कार्य हैं जिन्हें किया जा सकता है। यहाँ एक सवाल है, बल्कि सवाल है, और यहाँ एक प्रस्ताव भी है। कृपया सादारण 500 का पैकेज बनाएं। हाँ, वैसे मुझे भी व्यक्तिगत संदेश में वो मिला जो वकांटेक्ट पर है। हाँ, सावरा 500 के बारे में सवाल देख रहा हूँ। मैं भी पैकेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रारंभिक चरण में है, निश्चित रूप से ये पैकेज अब नहीं बदलेंगे, लेकिन पहले चरण से हाँ, हम कुछ अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं जब तक हम फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं। वह पूछता है कि पैकेज को कैसे बढ़ाया जाए। पैकेज को अब तकनीकी सहायता बढ़ाया जा सकता है। भविष्य में इसे एक बटन के माध्यम से करने के लिए उपयुक्त कार्यक्षमता होगी। क्या यह सवाल तुम देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। क्या उड़ता हुआ कार्यालय होगा? नहीं। निश्चित रूप से उड़ता हुआ कार्यालय, उड़ता हुआ घर, उड़ता हुआ रेस्तरां और उड़ता हुआ होटल होगा। जो कुछ भी हम अभी सोच सकते हैं वह निश्चित रूप से होगा। सवाल यह है कि यह कब होगा। स्वाभाविक रूप से एक पर्यटन डिरिजबल का निर्माण करते समय। पहला, इसे उड़ने वाला कार्यालय कहा जा सकता है, और कुछ समय के लिए इसे इस तरह से उपयोग करना और इस पर एक सम्मेलन आयोजित करना और निवेशकों के साथ सैर करना संभव है। लेकिन आगे चलकर इसे बेचना या किसी को इसे पर्यटन के लिए संचालित करने के उद्देश्य से देना या खुद इसके संचालन में संलग्न होना तार्किक होगा। ये सबसे स्वाभाविक और तार्किक है कि पहले डिरिजॉबलों का संचालन खुद करना चाहिए, ताकि इस संचालन का अनुभव प्राप्त किया जा सके जिसे आगे साझा किया जा सके, क्योंकि वही अरब देश कहते हैं कि हमें एक डिरिजॉबल बना कर दें और बताएं कि आप इसे कैसे संचालित करेंगे। यानी संचालन का अनुभव नहीं है और हमारे पास साझा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसे बिना संचालित किए नहीं किया जा सकता। तो हाँ, उड़ने वाला कार्यालय साझेदार वार्ताओं में होगा। पिछले बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। फिर आपने डिरिजॉबल या उड़ने वाले कार्यालय से प्रसारण की घोषणा की। उड़ने वाला बनाना आसान है या मुश्किल? अगर स्थानांतरित करने की ज़रूरत नहीं है तो धन्यवाद। मैं समझ नहीं पाया। क्या आपने पिछले बार डिरिजॉबल या उड़ते कार्यालय से बाहर निकलने की घोषणा? तो डिरिजॉबल और उड़ते हुए कार्यालय के बीच क्या अंतर है? ये भी डिरिजॉबल है ना? देखो, इस पूरे मामले के विकास के लिए दो रास्ते हैं, और यह उन दृष्टिवादी युवा समाधानों में से एक है।
जो वैसे बड़े पीढ़ी में पहले ही आ चुके हैं। वे ऐसे चीज़ें बना रहे थे और अभी भी बना रहे हैं, और ऐसी चीज़ों की योजना बना रहे हैं जैसे कि यह एरोस्टैटिक आकर्षण, जब एक निश्चित आकार का गुब्बारा हीलियम से भरा होता है। ये गर्म हवा का नहीं बल्कि विशेष रूप से हीलियम का होता है। कैबिन, जहाँ लोग जाते हैं वहाँ वह एक रस्सी पर बंधा हुआ है, वह रस्सी पर ऊपर उठता है। इस स्थान पर लोग बस एक पिंजरे में बैठे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं। एक तरफ यह मज़ेदार है, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस चीज़ को थोड़ा बड़ा किया जाए, इसे थोड़ा लंबा किया जाए, जगह बढ़ाई जाए, इसे कांच से ढका जाए या खुला रखा जाए, यह सब जलवायु पर निर्भर करता है। और वहाँ कुछ उपयोगी स्थान बनाया जाए, जैसे कि एक रेस्तरां, कार्यालय आदि। तुम्हें ऑफिस चाहिए, रस्सी पर इस तरह छोड़ दो, वह ऊपर है, और उसे वापस खींच लो, वह नीचे आ जाएगा। ये डिरिजेबल नहीं है, लेकिन ये एक एरोस्टैटिक लोडिंग तकनीक है जो पूरी तरह से जीवित और संभावनाशील है, क्योंकि इन एरोस्टैटिक आकर्षणों को कैश मशीन कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पर्यटकों की भीड़ होती है वहाँ ऐसा एरोस्टैटिक आकर्षण होता है जो पूरी तरह से भरा होता है, बहुत सारा पैसा लाता है। और ऐसा ही एक एरोस्टैटिक रेस्तरां भी होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का वाव इफ़ेक्ट है। ये वास्तव में एक पर्यटन स्थल बन जाएगा। इसके लिए सभी लोग यहाँ आएंगे, वह पर्यटन प्रवाह का निर्माण करेगा। किसी पर्यटन प्रवाह के अनुसार खुद को ढालने की भी आवश्यकता नहीं है। आप एक सुंदर, आधुनिक, अत्यधिक आधुनिक उड़ने वाले रेस्तरां को स्थापित करते हैं। समझ में आता है, स्वादिष्ट है, स्तर पर है, और इसी तरह। और कृपया, यह उनमें से एक है। और क्या इसे एक कार्यालय में बदलना संभव है? लेकिन ये बहुत अधिक है। कंपनी को ऐसा कार्यालय रखने के लिए डिरिजॉबलों के अलावा और कौन सी लाभदायक चीज़ों में शामिल होना चाहिए? तो पर्यटन डिरिजॉबलों के बारे में, हाँ, बस फिर से मेरी जर्मनी की यात्रा की बात करते हुए मैं निश्चित रूप से हैरान हूँ कि वहाँ कुछ डिरिजॉबलों पर कंपनी इतनी बड़ी रकम कमाने में सफल हो रही है। इसलिए जब मैं कभी-कभी विभिन्न लोगों को सुनता हूँ, देखता हूँ कि लोग क्या लिखते हैं, डिरिजॉबलों के वाणिज्यीकरण के लिए विभिन्न तरीकों का सुझाव देते हैं, तो मैं सोचता हूँ शायद हाँ। दूसरी ओर शायद सूची में 2-3 डिरिजॉबलों को लॉन्च करना और पर्यटकों को घुमाना पर्याप्त होगा, जर्मनी के अनुभव के अनुसार। लेकिन पैसे कमाने के दृष्टिकोण से यह वास्तव में पर्याप्त होगा, लेकिन डिरिजबल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन शायद इससे शुरू किया जा सकता है ताकि कंपनी कम से कम पैसे कमा सके और फिर अपनी कमाई से किसी भी विचार को साकार कर सके। हाँ, जब आप उद्योग का निर्माण कर रहे हैं और पहले कदमों और निर्णयों को वाणिज्यीकृत नहीं कर रहे हैं, तो यह विश्वास कहाँ है कि पूरा उद्योग अंततः आपको लाभ देगा। इसलिए छोटे कदम भी स्पष्ट उद्देश्य और उपयोगिता के साथ उठाए जाने चाहिए। पैसे कमाए फिर थोड़ा कठिनाई में चले गए। एक स्पष्ट उद्देश्य और उपयोगिता के साथ, यानी पैसे के लिए क्या भुगतान करना है, किसी न किसी लाभ के लिए। अगर तुम लाभ पहुंचाते हो तो तुम पैसे पाते हो। बेकार की चीज़ें करते हैं जैसे कोई मतलब नहीं है। वैसे यहाँ लिखा है कि वी कंटाक्टे बहुत लटकता है, कहीं और रुति ऊपर प्रसारण है, फिर से देखना पड़ेगा। कृपया, अगर वी कॉन्टैक्ट में सब कुछ ठीक है और समस्या एकल है तो प्लस चिन्ह लगाएं। तो दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है, लोग लिखते हैं कि मेरा यूट्यूब काम नहीं कर रहा है, आपके प्रसारण में कुछ समस्या है। ध्यान दें कि और अब मैं देख रहा हूँ पावेल अहमेतोव ने प्लस में चिह्नित किया है, जाहिर है उनके सब कुछ ठीक है। ध्यान दें कि यह आपकी समस्या हो सकती है इंटरनेट के साथ या किसी और चीज़ के साथ। इसलिए अगर कुछ ठीक से नहीं दिख रहा है, वहाँ आइकन है वीडियो की गुणवत्ता का, इसे कम कर दें। अगर आपके इंटरनेट में कुछ समस्या है तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं अभी उस प्रसारण को देख रहा हूँ जो टिप्पणियों के नीचे है। हमारे पास एक ऐसा गोला है जैसा जादूगरों के पास होता है। मैं भविष्य में डिर्जबलों को उड़ते हुए देखता हूँ। तो ये सवाल थोड़ा और है, पैकेट्स को कैसे बढ़ाएं? हाँ, आप मार्ग में वायुमंडलीय धाराओं से कैसे निपटेंगे? डिरिजॉबल की पारदर्शिता बहुत बड़ी है। क्या पंखे इससे निपट पाएंगे? स्वाभाविक रूप से पंखे काम करेंगे। डिरिजॉबलों की पार्श्वता कोई नई बात नहीं है। सैकड़ों साल पहले लोग आसानी से इससे निपटते थे और यूरोप से अमेरिका और वापस उड़ान भरते थे। यह सैकड़ों बार विभिन्न उपकरणों से किया गया था, और स्वाभाविक रूप से वहाँ अच्छा और बुरा मौसम दोनों होता था। स्वाभाविक रूप से सामने की हवा विमान की गति पर प्रभाव डालती है, ये गति को कम कर देती है।
लेकिन पावर प्लांट जैसे कि प्रोपेलर मोटर समूह इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि वे फिर भी हवा को पार कर सकें, हाँ, गति के नुकसान के साथ। अगर हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो विमान फिर भी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेगा, और अगर हवा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो भी वह कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ेगा। यह निश्चित रूप से भयानक है और दुर्लभ घटनाओं में फंसना नहीं चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि सभी पूर्वानुमान और इसी तरह की चीज़ें मौजूद हैं। समस्या को बेहतर तरीके से टाला जा सकता है और विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा अलग अलग दिशाओं में चलती है। सामान्यतः हवा ज़रूरी नहीं कि सामने की हो। यदि मार्गों का सही चयन किया जाए तो बहुत बार हवा सहायक होती है। यह उन समुद्री यात्रियों पर बनी फिल्मों की याद दिलाता है जब वे सही हवा के लिए प्रार्थना करते थे। तब तो इंजन ही नहीं थे, और तब जब इंजन नहीं थे तब भी वे हवा के साथ महाद्वीपों के चारों ओर घूमने और समुद्रों और महासागरों को पार करने में सक्षम थे। लेकिन इंजनों, नेविगेशन सिस्टमों और यह समझने के साथ कि कौन सा हवा कब चलेगा, किस ऊंचाई पर चलेगा, यह बिल्कुल भी समस्या नहीं है। हम इसके विपरीत हवा का अधिक उपयोग करेंगे बजाय इसके कि इसके खिलाफ लड़ें। आपने सवाल छोड़ दिया, शायद मैं नहीं दिख रहा। तो लेकिन मुझे यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण इंजनों के बारे में पसंद आया। वह छोटा वीडियो जो मैंने देखा उसमें ठीक इसी समय अलेक्सेई पूछता है कि एक सीरियल चरोदई है जिसमें उड़ने वाले जहाज़ थे, ये गुब्बारा नहीं है ना? वह लिखता है कि ये विरोधी गुरुत्वाकर्षण उड़न यंत्र हैं। शायद वहाँ ऐसा ही था। मैंने पहले ही बताया था, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लोग वास्तव में कुछ विरोधी गुरुत्वाकर्षण उड़न यंत्र बनाने का सपना देख रहे हैं और भी कुछ। सवाल ये है क्यों, अगर गुब्बारा है, मानवता लगातार भौतिकी के नियमों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है, लोहे के विमान को उसके इंजनों से धकेलकर उड़ाने की कोशिश कर रही है। बस आर्किमिडीज की शक्ति का उपयोग करके ऊंचा उठना संभव है। हाँ, वैसे यह एक उन मज़ेदार कहानियों में से एक है जो मैंने इस सप्ताह इन बातचीतों, बैठकों और अन्य चीज़ों के दौरान सीखी। यह पता चला कि हमारे रूस में गे हीलियम वास्तव में कहाँ से आता है। यह स्पष्ट है, पहले भी था। सामान्यतः यह थर्मोन्यूक्लियर सिंथेसिस है पृथ्वी के कोर में। वहाँ हीलियम को किसी तरह से रिसना पड़ता है। वह वहाँ एक धारा में मिलकर एक नदी में अपने लिए रास्ता बनाता है और कभी कभी प्राकृतिक गैसों के साथ मिश्रण में जमा होता है। कभी वहाँ इसकी मात्रा अधिक होती है, कभी कम, और हमारे देश में एक तरह का प्राकृतिक ग्रहणीय छिद्र है जो गैस छोड़ता है, जिसे सीधे गुब्बारे में भरा जा सकता है, और यह पहले से ही हीलियम के मिश्रण के साथ ठंडा किया हुआ हाइड्रोजन है, और आप इस चीज़ पर आराम से उड़ सकते हैं। यानी इसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि तुम जानते हो, प्रकृति खुद तुमसे कहती है, लो यहाँ लो, बस एक थैला बनाओ और जहाँ चाहो वहाँ उड़ जाओ। हाँ, और ऐसे छिद्र। हाँ, यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण के बारे में है और उनकी संख्या है 2। याद रखा। और एक बात रूस में। हाँ, और यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण के बारे में है। गुरुत्वाकर्षण केवल एक शक्ति है जिसका एक दिशा होती है। हम इसके स्वभाव में नहीं जाएंगे। और बैग में इकट्ठा किया गया गैस भी एक शक्ति रखता है जिसका विपरीत दिशा गुरुत्वाकर्षण की होती है। यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यह एक और 2 सबूत हैं कि यह उठाने की शक्ति वास्तव में विरोधी गुरुत्वाकर्षण है। यह एक प्रयोग है जिसे वजनहीनता में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आईएसएस में कई लोगों ने देखा है, जब उन्होंने पानी लिया, उसे बस आईएसएस में अंतरिक्ष में दबाया तो वह एक गेंद के आकार में इकट्ठा हो गया, और बस यह गेंद लटकती रहती है। फिर तुम एक सिरिंज लेते हो और इस गुब्बारे में हवा भरते हो, और सिद्धांत के अनुसार वही आर्किमिडीज की शक्ति, यानी गुब्बारा तो ऊपर उठना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऊपर उठने की जगह नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वजनहीनता है। और वजनहीनता में, गुरुत्वाकर्षण अभाव में आर्किमिडीज की शक्ति काम नहीं करती। कोई किसी को कहीं से बाहर नहीं धकेलता। अरे, सब कुछ संतुलित है। हवा पानी से बाहर नहीं आना चाहती, यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी उठाने की शक्ति नहीं है। इसका मतलब है कि उठाने की शक्ति यह विरोधी गुरुत्वाकर्षण है। खैर, यह निश्चित रूप से खींचा गया है, लेकिन कुल मिलाकर कार्यात्मक संस्करण। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या हमारे पास वकोंटाक्ते में और कोई सवाल हैं? अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। विदेशी लोग पूछते हैं कि रूस या नाटो में गुब्बारे कौन सी कंपनी बनाएगी,
और दस्तावेज़ों की सेवाएं प्रदान करेगी। क्या तैयार उत्पादों की बिक्री विदेश में होगी? किसकी कंपनी गुब्बारे बनाएगी और सेवाएं प्रदान करेगी? आपकी। यह कहाँ पंजीकृत होगी? एक कंपनी को पंजीकृत किया जा सकता है जो ऐसे संसाधित पत्थरों का उत्पादन करती है और एक ही कंपनी पूरे उद्योग को बनाने के लिए पर्याप्त होगी। वहाँ कई कंपनियां होंगी। ये सब एक होल्डिंग में होगा जिसे मातृ कंपनी द्वारा एकीकृत किया जाएगा। मातृ कंपनी रूस में होगी जैसे। लेकिन यह एक अच्छा सवाल है कि हम किस बाजार से पूंजीकरण करना चाहेंगे, यानी हम कहाँ शेयर बाजार में जाना चाहेंगे। अगर हम मॉस्को में शेयर बाजार में जाना चाहेंगे तो ये रूसी होगा। अगर ये मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज होगा। अगर ये कोई और एक्सचेंज होगा तो कुल मिलाकर सब कुछ इस तरह से बन रहा है कि कंपनी रूसी होगी, लेकिन हम नोवा ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। यह पूरी तरह से संभव है कि यदि विदेशी बाजार में पूंजीकरण के लिए बेहतर परिणाम होगा तो हम एक और दूसरे का अधिग्रहण कर सकते हैं। यह अभी परियोजना के प्रारंभ में है। इसके बारे में कहा जा सकता है कि यह कैसे होगा, लेकिन यह सब निवेशकों के लिए लाभदायक, कंपनी के लिए लाभदायक और अधिकतम सुरक्षित और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। यह किया जाएगा, लेकिन सामान्य तौर पर यह सब मात्र कंपनी द्वारा किया जाएगा, जिसमें निवेश उन मालिकों के साथ किया जाएगा जिनमें आप शामिल होते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती। क्या उपकरण विदेश में बेचे जाएंगे? यह निश्चित रूप से बेचे जाएंगे। इसके अलावा वे विदेश में बनाए जा सकते हैं और विदेश में इकट्ठा किए जा सकते हैं। और इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है कि वास्तव में यह बहुत अच्छा होगा कि हर देश के पास अपने राष्ट्रीय गुब्बारे हों, यहाँ तक कि बस एक पर्यटन गुब्बारा। स्पष्ट रूप से, उदाहरण के लिए, यदि आप एक देश को किसी शानदार गुब्बारे से संपन्न करते हैं तो आप उसे पर्यटन के मामले में एकाधिकार बना देते हैं, यानी उस देश में सबसे शानदार पर्यटन गुब्बारा। यह कुछ अच्छा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बेहतर होता, क्योंकि देखने की इच्छा होती है। सभी को पूरी दुनिया देखने की इच्छा होती है, और पूरी दुनिया अलग है और यह पूरी तरह से खूबसूरत है। वहाँ झरने हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, बर्फ है, रेगिस्तान है। और अगर हर देश के पास अपना राष्ट्रीय पर्यटन के लिए शानदार गुब्बारा होता तो मेरे ख्याल से यह सच में बहुत शानदार होता। और यह निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि उपकरण बेचे जाएंगे और विभिन्न देशों में उपयोग किए जाएंगे। लेकिन अगर ये विचार किया जाए कि हर देश के पास एक राष्ट्रीय गुब्बारा हो तो ये कुछ हद तक जनसाधारण के लिए होगा। लेकिन इसके आगे सवाल उठता है, तुरंत कई सवाल। क्या हमारे पास विदेशी पायलटों की तैयारी होगी यदि हम इन यंत्रों को विदेश में बेचते हैं? यह निश्चित रूप से होगा। यह अधिकतम तार्किक है। अन्यथा वे हमारे यंत्रों का उपयोग कैसे करेंगे अगर हम पायलटों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उन्हें दस्तावेज नहीं देंगे और अन्य 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 चीज़ें नहीं करेंगे। स्वीकृति भी आगे बढ़ रही है। क्या क्रिप्टो में स्वीकृति के साथ आगे कोई समस्या नहीं होगी, जैसे कि नियामकों के साथ आदि? मुझे समझ में आता है कि सवाल ये है कि हमारे पास बैलेंस को रिचार्ज करने के लिए क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है। कोई समस्या नहीं होगी। हम इस पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारे पास एक कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त है, इसलिए हम यहाँ कानून के दायरे में सख्ती से काम कर रहे हैं। यहाँ सब कुछ ठीक है। जितना मैं समझता हूँ, सवालों का जवाब नहीं दिया गया। आप मार्ग में वायुमंडलीय धाराओं से कैसे निपटेंगे? मैंने कहा था कि हम उनका उपयोग करेंगे, न कि उनसे थोड़ा लड़ेंगे। तो इसका उत्तर दिया गया। आइकिडो एक जापानी मार्शल आर्ट है जो जापान से है। यह अधिकतर जूडो है, विरोधी की ताकत, उसके खिलाफ करना। हाँ, आइकिडो भी एक ही दर्शन है। तो चलिए अब नए पीढ़ी के गुब्बारों के यूट्यूब चैनल पर सवालों पर थोड़ा और नज़र डालते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये आधिकारिक चैनल है। कई शानदार साझेदार चैनल हैं जो विकसित हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास वह है जिसके पास वर्तमान में 629 सब्सक्राइबर हैं। और वैसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले सप्ताह की शुरुआत में हमारा पहला पॉडकास्ट आएगा। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया।
ये भी एक प्रयोगात्मक कहानी होगी जिसमें आंद्रेई लोबोव होंगे। इस पॉडकास्ट में आंद्रेई लोबोव बताएंगे कि वह वर्तमान में स्लावियांका तकनीक को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे वह अब गुब्बारों की थीम में रुचि ले रहे हैं। मैं पहले ही चीन में कुछ कंपनियों से मिल चुका हूँ। इस विषय पर पहले ही एक वीडियो था, लेकिन वहाँ मुझे उम्मीद है कि यूलिया शिश्किना एक साक्षात्कारकर्ता के रूप में इसे और गहराई से समझाएगी। इसे मत छोड़िए, ये बहुत दिलचस्प होना चाहिए। यहाँ एक सवाल है, क्या वह गैस जो उस कुएं से निकलती है ज्वलनशील है? मज़ेदार बात यह है कि नहीं, अग्नि प्रतिरोधी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हाँ, यह फ्लेगमेंटाइज्ड है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सब कुछ ऐसा बनाया गया है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ निकलता है। हमारे लिए, रूस की कंपनियों के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, इस गैस के निकलने के लिए 2 छिद्र हैं। उनमें से एक रूस में है और चीन के पास ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास अपने हीलियम के भंडार हैं। अगर मैं सही समझा तो क्या उन्होंने अब निर्यात पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया है? हाँ, निर्यात, हमारी देश से हीलियम का निर्यात, जैसा कि मैंने समझा, बहुत गंभीरता से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन यह स्पष्ट है जैसे हम वहाँ समानांतर में आयात कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद कुछ भेजा जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर यह बातचीत इस बारे में है कि हमारे पास सभी संभावनाएं हैं और सचमुच हमारे पास इस क्षेत्र को रूस में विकसित करने के लिए सभी संसाधन हैं और यह सब हमारे लिए सफल हो सके। हाँ, अलेक्सी नोमिक रूस से लिखता है, अपने गांव गुब्बारा चाहिए जिसमें अच्छी कनेक्टिविटी हो ताकि वीके कोई समस्या ना आए। अरे हाँ, वैसे मुझे नहीं पता, शायद एक वीपीएन भी वहाँ लगाना चाहिए ताकि यूट्यूब तेज़ी से चले, क्योंकि यूट्यूब पर लोगों अधिक हैं, लोग इसकी आदत डाल चुके हैं। लेकिन अगर आपके लिए यूट्यूब पर कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो याद रखें, वह कॉन्टैक्टे पर प्रसारण डुप्लिकेट है। एक और सवाल है जो विदेशी पूछते हैं कि किस कंपनी द्वारा गुब्बारे बनाए जाएंगे और रूस या नुआटू में दस्तावेजों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सामान्यतः जब नुआटू की बात की जाती है तो इसका मतलब सोलर ग्रुप होता है। सोलर ग्रुप वास्तव में एक प्रतिनिधि है, यह एक सामूहिक निवेशक है। और इसी तरह सोवोलमाश द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर्स के डिज़ाइन, विकास, उत्पादन और उत्पादन की स्थापना की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, न कि सोलर ग्रुप। सोलर ग्रुप संस्थापकता में शामिल है। यहाँ भी वही योजना है। और वैसे अब ये इनुआटू में नहीं है। हमने कामोरा पर लाइसेंस बदल दिया। हमने बताया कि हमने ऐसा क्यों किया, जिसमें यह भी शामिल है कि ये कंपनी की संभावनाओं को गंभीरता से बढ़ाता है। आप जानते हैं कि हम आंतरिक बाजार को भी शुरू करने की योजना बना रहे हैं और शेयरों का प्रबंधन भी करेंगे। सामान्यतः हमें इसके लिए काम करने की आवश्यकता है, इसलिए यह अब इनुआटू में भी नहीं है। किस अक्षांश पर प्सेउडो सैटेलाइट उड़ेंगे? सेवदा को यह पसंद नहीं है। सवाल अच्छा है। सब कुछ है, सब कुछ गणना किया गया है। प्रोजेक्ट सीधे आंकड़ों के साथ है। हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। वहाँ अक्षांश उस पर निर्भर करेगा कि वह ग्रह के किस विशेष भाग के ऊपर उड़ रहा है। यहाँ यह थोड़ा कम होगा, यहाँ यह थोड़ा अधिक होगा। इन पथों का एक गणितीय मॉडल ही है। हम इसे भी प्रदर्शित करेंगे। क्या सब कुछ वकंटाक्ते है? या हाँ, पावेल अहमेतोव सुझाव देते हैं कि विदेशी बाजारों में कंपनी के शेयरों के लिए रसीदें व्यापार की जा सकती हैं। हाँ, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। मुझे याद है कि अन्य वेबिनारों में अब कई कंपनियां तुरंत निम्नलिखित एक्सचेंजों पर हैं। हाँ, वकंटकते सब कुछ। सभी का उत्तर दिया गया। चलो देखते हैं कि नए पीढ़ी के गुब्बारे में हमारे पास क्या है। हम पहले ही कुछ हिस्सों का उत्तर देना थोड़ा और शुरू कर चुके हैं। पैकेज बढ़ाने के बारे में कहा गया कि फ़िलहाल इस सुविधा का उपयोग तकनीकी समर्थन के माध्यम से किया जा सकता है। तो कृपया बताएं, नोवा नामक स्थापित कंपनी का संस्थापक और प्रबंधक कौन होगा? तो यहाँ शायद सही होगा ये कहना कि अभी ये सब समन्वयित किया जा रहा है कि कौन सी कंपनियाँ, कौन से व्यक्ति इस परियोजना में शामिल होंगे। सही है, किसी को नामित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि सामान्य विभाजन पहले प्रोजेक्ट की तरह आधा शर्तों पर निवेशकों के लिए और आधा उन लोगों के लिए होगा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यहाँ कोई बदलाव नहीं है, लेकिन प्रतिशत में क्या, कैसे? यहाँ वे लोग हैं जो परियोजना पर काम कर रहे हैं। इनमें इंजीनियर, विकासकर्ता, प्रबंधक
और प्रशासनिक संसाधन शामिल हैं। कुल मिलाकर अभ्यास में बहुत सारे इच्छुक लोग, जिनमें से कई चुने जाते हैं। हाँ, यह कहने के लिए एक न्यायसंगत प्रणाली है जिसने परिणाम दिखाए हैं। जब लोग अपनी क्षमताओं के साथ मिलते हैं, यानी वे, सही कहें तो, इस परियोजना में अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। इस मामले में निवेशक जो क्या दे सकते हैं, पैसे, ताकि ये क्षमताएं वास्तविकता में बदल सकें। ज्ञान और पैसे के साथ कुछ भौतिक चीज़ें बनाई जा सकती हैं। हाँ, तो यह समान साझेदारी में है, 50 पर 50। कभी कभी निवेशक दबाव डालते हैं, लेकिन यहाँ हम ईमानदारी से पूरा करने का अधिकार रखते हैं। हालांकि हर किसी की अपनी ईमानदारी होती है, जैसे कि, लेकिन न तो हमारे, न ही आपके 50 पर 50। हाँ, तो मिनी प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। क्या किराए की जगहें थोड़ी और तैयार हैं? तैयार हैं। सोमवार को हमें ही चाबियां दी जाएंगी। किराए की जगहें, शायद कोई सोचता है कि वास्तव में क्या है। स्पष्ट है, एक प्रशासनिक कार्यालय है। शायद अभी कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी, कुछ शायद अभी नहीं है। पहले मुख्य रूप से गणनाएं। कृपया थोड़ा विस्तार से, किस उपकरण के बारे में? मेरे पास किराए की जगहें हैं। शायद लोग सोचते हैं कि तुरंत कोई उपकरण खरीदा जाएगा। उपकरण थोड़ी देर बाद खरीदा जाएगा, जब वहाँ सामान्य रूप से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इंजीनियरिंग व्यावहारिक हिस्सा है और वैज्ञानिक थ्योरेटिकल हिस्सा है। जिसमें अनुप्रयुक्त समस्याएं हैं, वह अनिवार्य नहीं है, लेकिन वह अनिवार्यता की तरह है। पहले चरणों में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और समय के साथ विशेष रूप से वैज्ञानिक और अनुप्रयुक्त गतिविधियों के लिए, ताकि इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया में आगे रह सकें, अपनी प्रयोगशाला का निर्माण करना होगा। ऐसा उपकरण और ऐसे स्थान चाहिए होंगे, लेकिन समय के साथ ये आएगा। फिलहाल पहले प्रदर्शक, पहले ड्रोन को इकट्ठा करने के लिए स्थान उपलब्ध है। सब कुछ पहले से ही मौजूद है। बस इस उद्यम, इस संस्थान, इस कारखाने के साथ साझेदारी संबंधों की थोड़ी और आवश्यकता है। और इन सभी चीज़ों को कार्यालय से नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यालय, यह स्पष्ट है, सब कुछ सोमवार को हस्ताक्षरित किया गया है। चाबियां प्राप्त कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तकनीकों को बंद करने के लिए। अपने स्वयं के उत्पादन प्रक्रिया के निर्माण के लिए अभी तक कोई क्षेत्रीय स्थान नहीं है। कुछ प्रस्ताव हैं। हम अभी यह कदम नहीं उठा रहे हैं, बस हर चीज़ का अपना समय होता है। ये थोड़ा बाद में होगा, ठीक उसी तरह जैसे वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ भी वो थोड़ा बाद में होगा। रेत, क्या ज़मीन पर कोई क्षेत्र है या नहीं, एक प्रस्ताव है, लेकिन यह कदम फिर उठाया जाएगा। हर चीज़ का अपना समय होता है। ये जैसे एक धागे को खींचने जैसा है। वहाँ ये झंडे 1 2 3 4 हैं। अगर सब कुछ एक साथ खींचा जाए तो। कई परियोजनाएं, स्टार्टअप अपने पेटेंट पंजीकृत करते हैं। क्या आप रूस और दुनिया इस पर काम करने की योजना बना रहे हैं? रूस के क्षेत्र में पेटेंट कानून बहुत दिलचस्प तरीके से काम करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की सज़ा से बचना चाहता है, तो वह विशेष रूप से रूस में पेटेंट की नकल करता है। कुल मिलाकर पेटेंट कानून एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा लगता है, एक तरफ से दूसरी तरफ से। कुल मिलाकर विमानन के लिए यह आवश्यक होगा कि इसे पेटेंट कराया जाए और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाए। संभवतः उन देशों में जहां यह पेटेंट अधिकार वास्तव में काम करता है, जहां यह बहुत अच्छा काम नहीं करता, यह मामला अनिवार्य नहीं है। प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से मैं पेटेंट, कंपनी पेटेंट, यह ऐसा लगता है कि यह थोड़ा पुराना हो गया है। क्योंकि वही इलॉन मस्क, जिसकी सबसे महंगी कार कंपनी है, जो सुपर आधुनिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, ने सभी पेटेंट्स का आधार खोला। कहा, जो चाहें उसका उपयोग करें, और किसी तरह से कोई भी इलॉन मस्क को पकड़ नहीं सका। यह स्पष्ट है कि चीनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। मुझे नहीं पता कि इस आधार ने उनकी मदद की या नहीं, लेकिन इसने उद्योग को समग्र रूप से आगे बढ़ाया, और इस तरह के खुले दृष्टिकोण के कारण विभिन्न कंपनियां सामने आईं। अगर ऐसी ही कहानी, यदि गुब्बारों की थीम में उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए इतना ज़ोरदार कदम उठाया जाता है,
तो तकनीकों को पेटेंट के अनुसार नहीं, बल्कि सीधे सभी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए पहले टेस्ला बनना होगा। तुम्हें पता है, मैं सोच रहा हूँ उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, एक तरफ शायद वह समझता है कि वह नेता है, हालांकि अब यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह नेता है या नहीं, क्योंकि चीनी वास्तव में उसके पीछे आ रहे हैं। लेकिन इस बीच मैंने बहुत से लोगों से एक ही बात सुनी है कि बहुत कुछ जानबूझकर पेटेंट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ पेटेंट करते हो ये सबको पता चल जाता है। सब कहते हैं ओह अच्छा विचार है, और मैं सोचता हूँ चलो मैं पेटेंट को दरकिनार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन विचार पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इसीलिए इसे नो हाउ कहता है। मेरे पास नो हाउ है, लेकिन मेरे पास नहीं है। यहाँ मैं इसे पेटेंट नहीं करूँगा। और क्यों? मैं बेहतर है कि बॉक्स बंद कर दूँ, वहाँ कौन होगा। मेरा, मान लीजिए, गुब्बारा प्रतियोगी से 10 किमी प्रति घंटे तेज उड़ रहा है। खैर, क्योंकि नाजुकताएं, चालाकियां। वास्तव में सभी चीज़ों का पेटेंट कराना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ों का पेटेंट कराना शायद आवश्यक होगा, कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार। तो इसका मतलब है कि यह किया जाएगा। फ्योदोर ने कहा कि अंत में 3 नेता होंगे। क्या पहले 4 वर्षों में परियोजना के विकास और अगले परियोजनाओं के विकास में पुनर्निवेश को प्राथमिकता देना समझ में आता है? शायद इसका मतलब वही है जो तुमने कहा था, हाँ, जब लाभांश आए। बदले में लाभांश। हाँ, यह आप पर निर्भर करता है। आप कैसे कहेंगे? कहेंगे चलो सभी लाभों को लाभांश में डाल देते हैं। हाँ, यहाँ वास्तव में सोचना होगा, क्योंकि आपसे सलाह लेना, हाँ, क्योंकि आप एक ज़्यादा अनुभवी निवेशक हैं। हाँ, हमेशा ऐसी स्थितियों में मैं सोचता हूँ कि लोग और कंपनियां हमेशा दो आग के बीच होते हैं। वे सोचते हैं, एक तरफ तो स्पष्ट है, कमाना चाहते हैं सभी लोग, हाँ पैसे, यह भी जीवन में महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, तुम समझते हो, तुम इस मछली को खा सकते हो, लेकिन इस मछली को तुम जैसे एक पाइक पकड़ सकते हो। और शायद जीवन में कुछ लोग संतुलन चुनते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी केवल कंपनी के विकास में बिताते हैं। हम शायद किसी समझौते की तलाश करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि यहाँ सभी निवेशक अलग अलग सोचेंगे। यह स्पष्ट है, जाहिर तौर पर। और किसी भी स्थिति में गणितीय समीकरण में हमेशा ही एक समाधान होता है, और हमें वास्तव में उसी की ओर बढ़ना चाहिए, सही की ओर। अचानक ऐसा हो सकता है कि सभी निवेशक कहेंगे कि हमें लाभांश चाहिए, जबकि वहाँ विश्लेषणात्मक केंद्र समझेगा कि ये पैसे हमारे लिए अभी जीवनदायिनी हैं, आवश्यक हैं, नेतृत्व बनाए रखने, विस्तार करने या कुछ और के लिए। इस समस्या का कौन सा गणितीय समाधान है? कंपनी को बंद कर दें और एक बार में लाभांश दें, या आगे बढ़ें और अधिक विकसित हों, जैसे कि और भी। और अगर हम निर्णय लेते हैं तो दूसरी बारी आती है, लेकिन ये भी वास्तव में थोड़ा, हम ऐसे कहते हैं बस सब कुछ लाभांश का भुगतान करते हैं, कंपनी को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे ही मूर्ख हैं। और फिर अचानक एक स्टेरॉयड ग्रह पर गिरा और सब कुछ अपने आप ही हल हो गया, और सभी के पास पैसे थे और सही निर्णय लिया गया। सामान्यतः हाँ, स्थितियों की अनंत संख्या हो सकती है और हमेशा एक निश्चित निर्णय लिया जाएगा, स्वाभाविक है। एक वैकल्पिक विकल्प के रूप में दुनिया में वही एक्सचेंज क्यों वास्तव में विकसित हो रहे हैं? क्योंकि एक्सचेंज अटकलों पर कमाई करने का एक अवसर है। हम आंतरिक बाजार को इसीलिए बनाने की योजना बना रहे हैं, ताकि लोगों को कंपनी के कमाई शुरू करने से पहले कमाई करने का अवसर मिल सके। जब आप लोगों को बताते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि बेतुका है, आप कैसे एक व्यवसाय से पैसे कमा सकते हैं जिसने लाभ नहीं कमाया। और फिर आप लोगों को अमेजन दिखाते हैं जो वहाँ 20 साल तक घाटे में था, और कैसे इस पर निवेशकों और व्यवसाय के मालिकों ने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन व्यवसाय से लाभ निकालने के बजाय कंपनी के मूल्यांकन पर। वैसे सुनो, मैंने सोचा क्या ऐसी कोई तकनीकी संभावना है? वास्तव में कोई क्लिक करता है, मैं लाभ निकालना चाहता हूँ, कोई क्लिक करता है और उसे फिर से निवेश करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं कि देखो दोस्तों, मुनाफा ऐसा है और सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ, किसी ने निकाला, किसी ने पुनर्निवेश किया। तो फिर ये समझना ज़रूरी है कि व्यक्ति ने ये क्यों किया, है ना? या तो कंपनी में अतिरिक्त हिस्सेदारी या कुछ और। पुनर्निवेश। हाँ, अगर उदाहरण के लिए तुम लाभांश निकालते हो और मैं नहीं। हाँ, देखो, जब तुम मे- कंपनी में फिर से निवेश करते हो
अरे, ये तो लालच और चालाकी है। देखो, मैं लगातार लाभांश निकाल रहा हूँ और तुम पुनर्निवेश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी और मेरी दोनों की शेयर अधिक लाभांश देने लगती हैं। तुम्हें पुनर्निवेश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं यहाँ लगातार निकाल रहा हूँ और उसकी शेयर कीमतें बढ़ रही हैं? हाँ, इसलिए यहाँ या तो शेयरों में जोड़ने की आवश्यकता है या कुछ और। तकनीकी रूप से यह करना संभव नहीं है। लेकिन यह बेकार है, मैंने अभी समझा। किसी भी स्थिति में इसे 50% कंपनी के निवेशक के रूप में घोषित किया जाता है। 50% लाभ डिविडेंड में जा सकता है और 50% दूसरे लाभ को कंपनी के विकास के लिए पुनर्निवेश किया जा सकता है। वैसे अगर शेयरधारक कंपनी बनाई जा चुकी है, यानी शेयरधारक कंपनी स्थापित की जा चुकी है, तो शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, सब सही है। यह वैसे भी एक शक्ति है। ऐसा लगता है कि सभी आयोजकों और पूरी टीम के काम करने के लिए निवेशकों को भी लाभ होगा। अगर पैसे हैं तो लाभ सभी में बांटा जाता है। यह स्पष्ट है हिस्से के अनुसार। यही शेयरधारक समाज की खासियत है। कुल मिलाकर मैं आश्वस्त हूँ कि गुब्बारों से लाभ इस तरह के होंगे कि डिविडेंड्स के लिए भी होगा और विकास के लिए भी। वैज्ञानिक, तकनीकी और संगठनात्मक दृष्टिकोण से मुख्य बात यह है कि पीछे नहीं रहना, बेवकूफ़ नहीं बनना, आलसी नहीं होना और आगे बढ़ना है, और सब कुछ शानदार होगा। हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। मुख्य बात यह है कि सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि हम जो यह करेंगे निश्चित रूप से हैं। तो अगला सवाल थोड़ा और विस्तार से सोचें। क्या गुब्बारों की उड़ानों के आधार पर जब वर्षों में बहुत सारी सांख्यिकी इकट्ठा हो जाती है, संबंधित स्तरों पर हवाओं का अधिक विस्तृत मानचित्र बनाया जा सकता है? और क्या उन्हें इसके लिए ऐसे उपकरणों से लैस किया जाएगा? हाँ, सारी सांख्यिकी इकट्ठा की जा चुकी है, मॉडल बना लिए हैं, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। जो लोग रुचि रखते हैं वे लाइक करें, प्लस करें, रीपोस्ट करें, और मैं टेलीग्राम चैट और ओपन वेबसाइट भेज दूंगा। तो मौसम की जानकारी है, जैसे कि आप अपने फ़ोन में तापमान मानचित्र, हवा के मानचित्र और वर्षा के मानचित्र देख सकते हैं। इसके अलावा एक 3D मॉडल है जिसे आप घुमा सकते हैं और ऊंचाई के अनुसार देख सकते हैं कि हवा कहाँ बह रही है और कब बहने वाली है। यह जानकारी वास्तविक समय में होती है और यह सही होती है। वास्तव में यह सब पहले से मौजूद है और इसके लिए उपकरण भी हैं जो आसपास की स्थिति की निगरानी करेंगे, जैसे कि लेज़र, सेंसर और अन्य उपकरण। ये सभी जानकारी खुले स्रोतों से प्राप्त की जाएगी और इसे मिलाकर निश्चित रूप से एक अधिक लाभदायक मार्ग का सुझाव दिया जाएगा। यह सब पहले से ही मौजूद है, बस इसे गुब्बारे में एकीकृत करने की आवश्यकता है। पूछा गया है कि कितनी दूरी निश्चित है, जो राशि इकट्ठा करने के लिए आवश्यक है वह नहीं है। सब कुछ निश्चित है, सब कुछ मौजूद है। आप मंगलवार को आने वाले वेबिनार को देख सकते हैं। वहाँ सभी गणनाएं, आंकड़े और डेटा हैं। पूछा जाता है क्या सरकार इस परियोजना को रोक देगी? नहीं, ये थोड़ा नहीं रोकेगी। वे अब गुब्बारों में बहुत रुचि रखते हैं और उन्हें उस टीम, उस समूह की आवश्यकता है जो इसे सभी को लागू कर सके। नहीं जानता, शायद सितारे एक साथ आ गए हैं, जो कि क्राउड इन्वेस्टिंग, गुब्बारे, टीम, रूस, उनकी ओर से केवल मदद और समर्थन होगा। उन्हें पैसे खर्च करना पसंद है, आमतौर पर आदेश देना पसंद करते हैं। वास्तव में अब ज़्यादातर सेवाओं और मदद के लिए संपर्क किया जा रहा है। नहीं मुड़ता। बहुत। खैर, मैं वहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बैठकें हुईं और बातचीत हुई कि लोग केवल आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके साथ हैं, और यह विभिन्न, खैर, ऊंचाइयों से था। खैर, अगर सरकार की बात करें तो कुल मिलाकर सभी इसके पक्ष में हैं, और बहुत से सरकारें और लोग रूस में राज्य निर्माण के विचार का समर्थन करते हैं, यह मानते हुए कि रूस और राज्य एक ही हैं। इसलिए समर्थन सुनिश्चित है, कोई भी विद्रोह नहीं होगा। हालांकि विद्रोहों का एक इतिहास रहा है, लेकिन वे लालच के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बड़े लोग जो इस इतिहास को अपने नाम करना चाहेंगे। लेकिन हमारे पास एक शानदार सुरक्षा है। यह हमारा क्राउड इन्वेस्टिंग सिस्टम है। यह आप हैं, यह हम हैं,
ये सभी देशों में है। ये हज़ारों, देशातों और लाखों लोगों का है। हमें कोशिश करके देखो, हम क्या करेंगे, हम कितना शोर मचाएंगे। जब तक तुम खोज रहे हो, कहते हैं निवेशकों के लिए विशेष शेयरों की आवश्यकता होती है जो लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करते हैं। कॉन्स्टेंटिन, मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार प्राप्त शेयरों से लाभांश का भुगतान सुनिश्चित नहीं होता। वे प्राथमिक भुगतान की गारंटी देते हैं, या सामान्य शेयरों के लिए भुगतान नहीं किया जा सकता जबकि विशेष शेयरों के लिए भुगतान किया जा सकता है। हाँ, वे लाभांश भुगतान के लिए अधिक विश्वसनीय हैं, उनके पास वोट नहीं होते। यहाँ मुख्य सीमा ये है कि सार्वजनिक कंपनी में 25% से अधिक विशेष शेयर नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, हमारे पास निवेशक 19% प्राप्त करते हैं, इसलिए यह लाभांश की गारंटी नहीं है और यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ इगोर लिखता है कि सितंबर की शुरुआत में चीन में ऐसी 700 नामक एक पायलट युक्त गुब्बारे की पहली उड़ान हुई, जो 10 लोगों, पायलट सहित, को समायोजित करने में सक्षम है और अधिकतम। आगे का पाठ नहीं है। मुझे नहीं पता कि सवाल का अंत क्या है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो चीन अब कर रहा है वह 2005-2008 में रूस में जो हुआ उसकी नकल कर रहा है। 2005 और 2008 में गुब्बारों AU-30 के साथ। तो वह कितनी देर पीछे रह जाता है। दशकों से लगभग 20 वर्षों तक चीन इस मामले में पीछे है। यह स्पष्ट है कि वे बहुत तेजी से इस स्थिति को एक बार फिर संभालने में सक्षम हैं। एक गुब्बारे का परीक्षण करने के बाद उन्होंने पहले ही 10 का ऑर्डर दिया, लेकिन फिर भी ये वही है जो हमारे पास 20 साल पहले था। और हम अब उसी टीम के साथ, उन्हीं डेवलपर्स और इंजीनियरों के साथ हैं जिन्होंने इस समय में विकास में भी कोई ठहराव नहीं रखा। हाँ, यह बिना वित्त पोषण के था। फिर भी कोई भी जगह पर नहीं रुका और अब निकट भविष्य में ऐसे अग्रणी शीर्ष समाधान बाजार में लाए जाएंगे। चीन भी कुछ करेगा और यह शानदार है। गुब्बारों के चालक पृथ्वी पर होंगे, उतनी ही तेजी से यह उद्योग समग्र रूप से विकसित होगा। श्रमिक संघ की तरह होगा। जब वहां कारखाने में सभी समझते हैं कि श्रमिक संघ क्या होता है और जितने अधिक गुब्बारों के चालक विभिन्न देशों में होते हैं, उतना ही मजबूत समुदाय होता है। ये बुरा होगा अगर ये केवल हमारे देश रूस में ही प्रकट होता और कहीं नहीं, और ये एक बहुत आसान लक्ष्य और निशाना होता, और कुल मिलाकर विकास करना भी मुश्किल होता। और जब विभिन्न पक्षों से समर्थन होता है, सहयोगियों, तो कुछ के लिए एक चीज़ अच्छी होगी, दूसरों के लिए दूसरी और तीसरे के लिए तीसरी। पहले चरणों में ये केवल मदद करेगा, स्वाभाविक रूप से। हाँ, आगे जब मैंने कहा तो केवल 3 मजबूत कंपनियां रह जाएंगी। मैं इसे विमान निर्माताओं के साथ तुलना कर रहा था, मान लीजिए, लेकिन एयरलाइनों की संख्या तो बहुत है। यह उद्योग अलग तरीके से विकसित हो सकता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। वहाँ इन ब्रांडों की अनंत संख्या है, लेकिन अंततः ये सब कुछ छोटे संख्या में मालिकों तक ही सीमित है। कंपनियां, ब्रांड और कारों के प्रकार बहुत हैं। इसलिए जो कुछ चीन में किया जा रहा है वह शानदार है। हमें रक्षा मंत्रालय को विशेष संचार के लिए SVO क्षेत्र में प्रस्ताव देना चाहिए। हाँ, हमारे इंजीनियरिंग समूह के भीतर ऐसे प्रस्ताव चलते रहते हैं और मदद करने के उद्देश्य से, लेकिन यह स्वाभाविक है। चर्चा नहीं की जाती। और साथ ही विकास की वैधता के उद्देश्य से सैन्य तकनीकी प्रयोग करने की संभावना का उपयोग करने के लिए, वहाँ वायुयान को हवा में उठाने के लिए विशेष स्थानों जैसे प्रयोगात्मक उड़ानों के लिए अनुमति प्राप्त हवाई अड्डों की विशेषकर आवश्यकता होती है। और देश में ऐसे हवाई अड्डों की संख्या, खैर, अगर हम केवल मॉस्को के पास झुकोव्स्की की बात करें। लेकिन इस कठिन समय में सैन्य तकनीकी प्रयोग करने के लिए आपको वहां जाना होगा जहां आपसे इस प्रयोग को करने के लिए कहा गया है, प्रयोग करना है, और फिर वे खुद वहां जो भी आवश्यक है उसे अनुमति देंगे। तो देखते हैं। ओ, ये निश्चित रूप से राजनीति नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ दो, हम इसे छोड़ देते हैं। देखते हैं सब कुछ कैसे होगा। सवाल भी यूट्यूब पर है। क्या डॉलर के 60 या यहाँ तक कि 30 रूबल पर लौटने की स्थिति में रूबल के मजबूत होने की संभावना को ध्यान में रखा गया है?
व्लादिमीर, अगर लौटेगा तो लौटेगा। अब क्या करना है, हम इस वास्तविकता में भी रहेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या आप याद करते हैं कि पिछले प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या था। जब हमने परियोजना शुरू की थी तब डॉलर का मूल्य 50 था मुझे लगता है, और अब जब हम इसे समाप्त कर रहे हैं तब डॉलर का मूल्य 100 है। डॉलर का मूल्य 2 गुना बदल गया है। उस समय वह फिर से 55 पर था, अगर आप याद करते हैं। 22 में सभी जानते हैं कि दर कैसे बदलती है। सवाल है, क्या परियोजना के साथ कुछ हुआ? नहीं, अस्थिरता हमेशा हो सकती है, और इसे सबसे अच्छे तरीके से इस तरह से हल किया जाता है। अगर पैसे हैं तो हमेशा उन्हें उपयोग करने के लिए कुछ ना कुछ होता है, और जब तुमने मशीन खरीदी, हाँ, या इंजीनियर को वेतन दिया, तो ये पैसे काम में लगे। अगर हमारे पास ये किसी मुद्रा में होता तो हम डर सकते थे कि अगर डॉलर के साथ कुछ होता है, रूबल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ कुछ हो सकता है, क्योंकि ये पैसे हैं। लेकिन जब आप भौतिक संसाधनों में निवेश करते हैं तो ये कहीं नहीं जाएगा, केवल इसकी कीमत बढ़ेगी। यहाँ तक कि भूभौतिक संसाधनों को उत्पादन के साधनों में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह कहा जाता है वे खाना नहीं बनाते, चीज़ें नहीं बनाते, तकनीक नहीं बनाते, मेज़ें नहीं बनाते, जैसे सभी केवल पैसे जमा कर रहे हैं, मुद्रा खरीदते और बेचते हैं। लेकिन जीवन का प्रबंधन कौन करेगा, यह बेतुका है, और वास्तव में मूल्य उत्पादन के साधनों में है, और उत्पादन किसी भी प्रकार का हो सकता है, और शायद यह एक ऐसे तरीकों में से एक है। प्रबंधन, क्या कहूँ, जानती हो, यहाँ तक कि प्रबंधन नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धियों से छुटकारा पाना। मैं अभी कारखाने बना रहा हूँ, और अचानक से इस कोर्स के साथ कुछ हो गया। वो रुके हुए हैं, लेकिन तुम्हें इस कोर्स की परवाह नहीं है। तुम सोचते हो मुझे इस मामले में उन्हें पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब मैं इसे बनाने वाला हूँ। ये पूरी तरह से संभव है कि यह भी किसी न किसी तरह से मेल खाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ये कैसा होगा। रूबल मजबूत होगा, जो बहुत अच्छा है। हम विदेश से कोई उपकरण मंगाने के लिए कम रूबल खर्च करेंगे। हाँ, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। वैसे सच में 30 रुपये ही होंगे, नहीं तो इस दर पर विदेशी सामान तुरंत खरीदना पड़ेगा। वैसे मैंने भी ये समझा कहने के लिए, यहाँ तक कि सोवलमश परियोजना के उदाहरण पर, कि केवल परिवर्तन ही स्थिर है, सब कुछ बदलता है लगातार। अगर हमें भविष्य का पता होता कि क्या हो सकता है तो हम कुछ करने से डरते। मैं सोचता हूँ, अगर हमें पता होता कि वहाँ कोरोना वायरस है, एक नई वैश्विक महामारी होगी, तो हम सोचते नहीं, शायद परियोजना तब करनी चाहिए जब यह ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें भविष्य का पता नहीं है, इसलिए कुछ आता है और हम अनुकूलित हो जाते हैं। लोग बहुत अनुकूलनशील होते हैं, यह हमेशा हमारी मदद करता है। तो मैं सोलर ग्रुप चैनल पे गया, जहाँ हमारे पास भी प्रसारण का डुप्लिकेट है। देख रहा हूँ कि आप यहाँ क्या लिख रहे हैं। एक बार फ़ॉरेन पैकेट के बारे में एक सवाल, $5000 के मुकाबले 3000 का पैकेट क्यों नहीं बनाया जाए ताकि भुगतान कम हो? इरिना, तो हमने तय किया, हाँ, कि हम वास्तव में ऐसे ही पैकेटों का सही विभाजन वास्तव में करेंगे। सोचा गया कि क्या वास्तव में अचानक 3000 का पैकेट कम पड़ जाएगा जैसे पिछले प्रोजेक्ट में हुआ था। लेकिन ध्यान दें, अभी जब प्रक्षेपण चरण है, आप 50 महीनों की किस्तों के साथ छूट वाला पैकेज ले सकते हैं। मुझे लगता है इसे एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि भुगतान बहुत छोटा होगा। अगर पैकेज $3000 का होता तो भुगतान वही होता, क्योंकि यह उसी समय के लिए उपलब्ध नहीं होता। जितना बड़ा पैकेट उतनी ही अधिक किस्त होती है और भी अधिक लाभ मिलता है, इससे फ़ायदा भी अधिक होता है। डेनिस लिखता है कि ये एक बहुत ही शानदार विषय है कि गुब्बारों की मदद से उपग्रहों की तरह इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारे जैसे, उदाहरण के लिए। हाँ, मैं पहले से ही आपके निवेशकों में से एक हूँ, लेकिन एक सवाल है जो आपके सभी व्यापार योजनाओं और सभी पेटेंट से अधिक महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में अल्फ़ा कौन होगा? ऐसा सवाल। अगर सभी शेरों को एक ही पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो समय के साथ अल्फा खुद ब खुद उभर आएगा। जैसा कि आप कहते हैं, अल्फ़ा लोग हैं जो परियोजना करेंगे, प्रबंधक हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके अधीन सभी विभागों का प्रबंधन किया जाएगा।
और इस पूरी टीम के साथ, जिनमें से कुछ से आप पहले से ही परिचित हैं जबकि कुछ से नहीं हैं भी, आज फ्योदोर ने बात की। तकनीकी निदेशक, वह व्यक्ति जिसने 21वीं सदी में सबसे अधिक गुब्बारे बेचे हैं। यहाँ वह व्यक्ति है, उदाहरण के लिए, जिसे आपने अभी तक नहीं देखा। जहाँ तक अल्फ़ा का सवाल है, आपको समझना चाहिए कि यहाँ हम एक ऐसा व्यवसाय बना रहे हैं जो अपने पीछे, कहने के लिए, इस व्यवसाय को बनाने के लिए कुछ एकल नहीं बनाया जा सकता। किसी भी स्थिति में एक पूरी उद्योग का निर्माण करना आवश्यक है और संभव है कि हर दिशा में अपना एक नेता होगा। और जैसे आप कहते हैं कौन अल्फ़ा होगा, तो शायद वह होगा जिसे लोगों को पसंद आएगा, जो उनमें से सबसे अधिक मीडिया में आना चाहेगा, वही शायद होगा। देखते हैं, यानी टीम में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं जो इस परियोजना को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने ब्लॉक स्वाभाविक रूप से ऐसा ही कौन क्लबों में पैकेज ले सकता है, जैसे कि सोलमेज में। हाँ, यदि आप पहले से ही क्लब 100 और 1000 के सदस्य हैं, तो आप अभी से उन विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकते हैं जो आपके पास हैं। खैर, ये ध्यान में रखते हुए कि सच में अब पुनः प्रारंभिक चरण है, आप 3 चरण नहीं ले पाएंगे, लेकिन भविष्य में हाँ। तो कुछ सवाल दोहराए जा रहे हैं, हम पहले ही उनके जवाब दे चुके हैं। ओलेग गणनाओं के बारे में पूछता है। 50 अरब हिस्सों को 1 अरब शेयरों या 50 मिलियन शेयरों में निवेशकों के लिए विभाजित किया जाता है। पैकेट में हिस्सों की संख्या को 100 से विभाजित करते हैं और हमें शेयरों की संख्या मिलती है। आपने दूसरे वाक्य में सही लिखा है कि 50 अरब हिस्से 500 मिलियन शेयरों में बांटे जाते हैं। पैकेट में हिस्सों की संख्या को 100 से विभाजित किया जाता है। यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि 100 क्यों, कुल मिलाकर हर पैकेट में अपना डिस्काउंट होता है। 100 क्यों, नहीं जानता। तो वह वैसे वीके पर भी लटक रही है, यहाँ तक कि अभी भी। पूछा जा रहा है कि अपने रेफरल से कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे योगदानों का प्रतिशत उन लोगों को मिले जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में नहीं लाया। शाश्वत प्रश्न, सुनिए, शाश्वत प्रश्न आता है। लोग कहते हैं मेरे पास इस प्रोजेक्ट में एक आमंत्रक है, वह मुझसे रेफरल इनाम प्राप्त करेगा। यह अन्याय है, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुद जाना। लेकिन ऐसे क्षणों में व्यक्ति यह नहीं समझता कि उसने खुद क्या सीखा, वास्तव में इसलिए कि उसके साथी ने एक निश्चित काम किया। उदाहरण के लिए, आपने खुद सीखा जब आपने इंटरनेट पर कोई विज्ञापन देखा। आपने खुद ही जाना जब आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखा। वह आपने खुद ही जाना जब किसी ब्लॉगर्स के पास विज्ञापन देखा। तो निश्चित रूप से आप खुद, लेकिन केवल आपको कहने के लिए यह जानकारी दी गई है, अगर ऐसा कहना सही हो, उन लोगों द्वारा जो परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके कारण ही आप इस परियोजना के बारे में जानते हैं। विज्ञापन ऐसा ही काम करता है कि आपको लगता है कि आप खुद से यह निर्णय ले रहे हैं। वे खुद कुछ करने का निर्णय लेते हैं, वास्तव में, ताकि वे कुछ करें या कुछ खरीदें। किसी न किसी कंपनी में एक पूरा मार्केटिंग विभाग बैठा होता है और सोचता है कि कैसे ऐसा किया जाए कि व्यक्ति खुद हमारी कपड़े खरीदने की इच्छा करे। है ना? हम ऐसे ही दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए सच में एक रास्ता है, कौन सा? बहुत सरल। अगर आप विज्ञापनों ब्लॉक करना चाहते हैं तो सेट करें। नहीं, विज्ञापन से ब्लॉक करने के बारे में नहीं है, बल्कि आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं आपके ऊपर कोई रेफरल ना हो। से ये तो बहुत ही साधारण है, थोड़ा और ही। क्या तुम अब किसी योजना का सुझाव दोगे जो कानून के खिलाफ हो? हाँ, मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरे साथी मुझे डंडों से मारना शुरू कर देंगे। साथी परियोजना इंजनों हैं। तो फिर ज़रूरत नहीं है। बस एक आधिकारिक लिंक, निमंत्रण ढूंढें। लिंक तो मिल सकता है, लेकिन अगर तुम पहले से पंजीकृत हो तो हमारे यहाँ दूसरे रजिस्ट्रार का होना मना है। बिल्कुल, अगर तुम अभी तक पंजीकृत नहीं हो तो तुम ये कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर लोग इसके बारे में पंजीकरण के बाद ही जानते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास रेफरल लिंक 1 महीने तक सुरक्षित रहता है। वास्तव में उस बारे में चिंता न करें कि रेफरल कमीशन आमंत्रित करने वाले को जाता है। आपके पास वही निवेश पैकेज सुरक्षित होते हैं जिन्हें आपने भुगतान किया है, और जो खर्चों में इस विज्ञापन एजेंट की सैलरी जाती है वह परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं डालती।
बल्कि परियोजना को और बेहतर बनाती है। आपके हिस्से कहीं नहीं गायब होते, नहीं जलते, और हमारे पास वहाँ पर्याप्त पैसे ही भी हैं। यानी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सब कुछ तैयार है। इसलिए कुल मिलाकर यह ठीक है। हाँ, इसीलिए लोगों में इस मामले में एक गलतफहमी है कि जब वे फ़ोन के लिए भुगतान करते हैं तो वे किसी कारण से नहीं कहते, ठीक है, फ़ोन की कीमत $1000 है, मैं 800 देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इसकी लागत 700 है। हाँ, मैं फ़ोन बनाने के लिए आपको $100 और देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये $200 जो आपने इस उपकरण में मार्केटिंग के लिए शामिल किए हैं, मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन भौतिक वस्तु उस उत्पाद की लागत का 50% तक जो आप खरीदते हैं वह मार्केटिंग पर खर्च होता है और यह इसकी उत्पादन लागत में शामिल होता है। ठीक है, ये इस वेबिनार की बातचीत नहीं है। चलिए देखते हैं हमारे पास सवालों के बारे में क्या दिलचस्प बचा है। तो सामान्यतः जैसे आगे बढ़ो, मेरा मानना है कि कंपनी रूस में हो और देश का विकास करना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में निश्चित रूप से हम यहाँ रूस में ही शुरुआत कर रहे हैं और मातृ कंपनी वह रूस में पंजीकृत है। लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर जैसा कि फ्योदोर ने पहले कहा, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तो हमें विदेशी कंपनियों को भी शामिल करना होगा, जिसमें विभिन्न प्रमाणन और अन्य चीज़ों के लिए भी। यहाँ पर अलेक्जेंडर लिखते हैं, रूस में बहुत सी विचारधाराएं हैं, यहाँ तक कि साधारण नागरिकों के बीच भी, और एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छी अवधारणा का जन्म होता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को हिस्सों के साथ प्रोत्साहित करने के लिए तैयार हैं? मेरे पास ऐसे विचारों की भरमार है। अलेक्जेंडर, वैसे मैं सभी से माफ़ी मांगता हूँ। हमने पिछले वेबिनारों में गुब्बारे के सबसे असामान्य, कूल, प्रभावशाली, कहने के लिए शानदार तरीके को लागू करने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की थी, जो वह हो सकता है। और ये विचार अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। हम उन्हें संरचित कर रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। इस सप्ताहांत में सब कुछ फिर से पढ़ूंगा और अंततः विजेताओं का समूह चुनूंगा। और हाँ, अलेक्जेंडर, विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहिए। क्या हम हिस्सों से पुरस्कृत करेंगे? इसके लिए पाश का सोचना होगा। अगर अचानक वास्तव में कुछ शानदार दिखाया गया, सबसे बेहतरीन विचार, अलेक्जेंडर, हम इसे अपने कार्यालय में बुलाएंगे। हम बुलाएंगे जब सब वहां बैठ जाएंगे, जब सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। आइए आधिकारिक परिचय करें, क्योंकि यह वास्तव में एक शानदार विचार है। इसे लागू करने का स्थान है, और चूंकि विचार के धारक से बेहतर कोई नहीं है, कोई भी इसे शायद ही खोल सकेगा, और इसे धारक के साथ ही खोलना चाहिए। इसलिए वहाँ केवल हिस्सों के बारे में नहीं, बल्कि वास्तव में अपने विचार को जीवन में लाने का भी अवसर है, अगर यह वास्तव में बहुत शानदार होगा। और हिस्सों के बारे में हम सोचेंगे। हाँ, विचार हैं, मैं ये देखना चाहूँगा कि वे कैसे लागू होते हैं। हाँ, विचार देने के लिए भी। नहीं, तुम जानते हो, बस यह है कि गुब्बारों के उपयोगिता के बारे में कुछ पूर्वाग्रहों को हटाने के लिए और उनके दायरे को बढ़ाने के लिए, जैसे ये, अगर आप उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ तकनीकी समाधानों के बारे में है, तो यह निश्चित रूप से थोड़ा कठिन है। यहाँ एक पूरी विशेषज्ञ समिति होगी, ठीक है, जैसे कि विचार की समग्र उपयोगिता के बारे में, लेकिन यह थोड़ा सरल होगा। और अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, तो आपके लिए हमारे यहाँ काम पर लगना आसान होगा। ठीक है। मैं सवाल देख रहा हूँ, एक शेयर का हिस्सा कितने का होगा? पहले गुब्बारे का इंतज़ार कब और कब करना है? शेयर के प्रति हिस्से की लागत के बारे में आप इन सभी गणनाओं को देख सकते हैं। वे उपलब्ध हैं। 50 अरब हिस्से, 500 मिलियन शेयर। यहाँ सब कुछ गिनना मुश्किल नहीं है। और हमारा पहला गुब्बारा कब है? एक बार और कहो। आप किस यंत्र को गुब्बारा मानते हैं, जैसे इस पर निर्भर करता है। पहले स्ट्रेटोस्फेरिक छोटे यंत्र, उन्हें गुब्बारे नहीं माना जाएगा। हालांकि नए साल के लिए यह पहले से ही एक सशर्त गुब्बारा है, क्योंकि गुब्बारा एक नियंत्रित यंत्र है। एक बिना नियंत्रण वाला स्ट्रेटोस्फेरिक यंत्र है जो बस ऊपर गया, फट गया और पैराशूट पर यंत्र ने लैंड किया। हम यह निकट भविष्य में करेंगे।
अगला गुब्बारा, ओह गुब्बारा। स्ट्रेटोस्फेरिक यंत्र शर्तों के तहत नियंत्रित होगा। यह ऊंचाई बदल सकेगा, अपने अंदर धारा को समायोजित कर सकेगा। यह गुब्बारा नहीं है। एक छोटा गुब्बारा जिसकी भार उठाने की क्षमता 10-20 किलोग्राम है, नए साल के बाद उड़ान भरेगा और हम इसे दिखाएंगे और इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। यह एक गंभीर यंत्र है जो पहले से ही मौजूद है। तो यह एक गंभीर यंत्र है जो 1 साल बाद आज के दिन से एक वाणिज्यिक आधार पर ड्रोन के रूप में काम करेगा। एक ऐसा यंत्र जो बिना पायलट का नहीं है बल्कि पायलट वाला है। यह 3 साल में एक गंभीर मशीन बन जाएगा। यह वास्तव में भविष्य का उड़न यंत्र होगा, भले ही यह आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर आधारित हो, जिसे उन्होंने हमारे युग से पहले ही स्थापित किया था। लेकिन यह फिर भी भविष्य का यंत्र होगा। यह 3 साल में होगा। अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो यह सुपर कूल और गंभीर होगा। यह तकनीक का प्रदर्शन है जिसे अभी तक किसी ने नहीं दिखाया है। यह थोड़ा 1 साल में होगा। चलो इस खूबसूरत नोट पर समाप्त करते हैं। कोई उदास सुंदर सुर जो दिल को छू जाए और मन को भाए और दिल को सुकून दे। हाँ, क्योंकि ये प्रसारण 2 घंटे हो चुके हैं। मैंने सवाल अब और नहीं है, शायद केवल उसके वकंटाक्ते में है। क्या बिना किसी अनुभव के नौकरी पाई जा सकती है? क्या प्रशिक्षण है? प्रशिक्षण अनिवार्य होगा और पायलट, तकनीशियन आदि बनने की संभावना होगी। और इस दिशा में वास्तव में बहुत से लोगों की आवश्यकता होगी और ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा होगी गुब्बारे का पायलट बनना। मेरे ख्याल से ये सच में बहुत शानदार है। ये जैसे अंतरिक्ष यात्री होने जैसा है। तो संभावना है, होगी, किया जा सकता है थोड़ी देर बाद। कुल मिलाकर ये एक बेहद शानदार सवाल है। दोस्तों, आज आप लोग बहुत थे। धन्यवाद। शानदार सवाल। मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, वैसे आज हमारे पास, हाँ, मुझे लगता है रिकॉर्ड संख्या में ऑनलाइन लोग थे, या फिर और भी बहुत से लोग थे। नहीं जानता क्या कारण रहा। गुप्त मेहमान के साथ शीर्षक, या शायद आप खुश हुए कि मैं आया क्योंकि मैं ऐसे वेबिनार में पहले नहीं था, मैं तो बस प्रस्तुति पर था। तो इसका मतलब है कि गुप्त मेहमान ने निराश नहीं किया। हालांकि मैं गुब्बारों का विकास करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी हमने शानदार बातचीत की। हाँ, लाइक करें, रिपोस्ट करें, चैट में लिखें, हर जगह शोर मचाएं। कृपया 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 परियोजना को सूचना के माध्यम से मदद करें। हम अपनी ओर से संगठनात्मक रूप से मदद कर रहे हैं, इंजीनियर तकनीकी रूप से, और आप निवेशकों के रूप में वित्तीय रूप से। चलो हम इसे करें। जितना जल्दी और शानदार होगा उतना ही बेहतर, स्वाभाविक रूप से सभी के लिए, हमारे लिए। और हम गुब्बारे पर पहली सम्मेलन आयोजित करेंगे। सभी का धन्यवाद। सभी धन्यवाद, सभी को अलविदा। चलिए थोड़ा और भी सदस्यता लें।